आरव, रिवॉन फॉर रिवेंज एक काल्पनिक कथा है। इस कहानी में प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह से लेखक की कल्पना का परिणाम है, किसी भी वास्तविक घटना, व्यक्ति, जाति, संस्कृति या समाज से जुड़ी हुई नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और शिक्षा है। हम किसी भी प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं रखते हैं। यदि किसी श्रोता को इस कहानी में कोई अंश अनुचित या असंगत प्रतीत हो तो कृपया इसे काल्पनिक और मनोरंजन के रूप में ले। इस कहानी का श्रेय पूरी तरह से लेखक को जाता है। कहानी प्रस्तुति में हमारा एक भी श्रेय नहीं है, हम बस कहानी को आवाज देते हैं। अब आगे मिस भवानी की ऐसी हालत के साथ आरव ने वास्तव में कहा कि मिस भवानी को कोई बीमारी नहीं हुई है। दुनिया का सबसे बड़ा मजाक। हाँ, मैंने पहले ही कहा था कि ये लड़का जानबूझकर रहस्यमय अभिनय करने की कोशिश कर रहा है। इसे बीमारी के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है और हमारे सामने भी नाटक कर रहा है। एक ढोंगी। आरव, तुमने नीतीश के कान कटवाए और यहां तक कि दिव्य औषधि मंडप की मांग करने के लिए अपना मुंह भी खोल दिया। अब तुम वास्तव में मुझे बता रहे हो कि बीमारी का कोई कारण नहीं है। क्या यह हो सकता है कि तुम सच में सोचते हो कि मेरे भोरा परिवार को धमकाना आसान है? भाई तिलक, आरव मेरे भोरा परिवार को इस तरह बेवकूफ बना रहा है। क्या तुम भी हस्तक्षेप करने जा रहे हो? बीरेंद्र के गुस्से में उसने आरव का अपना पता भी बदल दिया। अगर सर तिलक से सावधान न होता तो वो बहुत पहले ही आरव को खत्म करने की चाल चल चुका होता। तिलक भी असमंजस में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आरव ऐसा कहकर क्या कहना चाहता है, लेकिन फिर भी उसने कहा, अगर आरव कहेगा कि तुम्हारा भोरा परिवार के साथ वो छेड़छाड़ करना चाहता है तो ये तिलक वो सब करेगा। शब्द अभी भी बेमिसाल दबंग थे। अगर वो भोरा परिवार जैसे बड़े कुलीन परिवार से फिर से युद्ध भी करे तो भी वो संकोच नहीं करेगा। सर तिलक, तुम दूसरों को बहुत दूर धकेल रहे हो, बीरेंद्र ने गुस्से से कहा। एक पल के लिए दोनों पक्ष खतरनाक रूप से विस्फोटक हो गए, लेकिन आरव ने शांत भाव से कहा, सब शांत हो जाओ। मिस भवानी वास्तव में बीमार नहीं है, लेकिन वो एक भ्रम में पड़ गई है और खुद को बाहर निकालने में असमर्थ है। तुमने क्या कहा? भ्रम? ये कैसे संभव है? बीरेंद्र ने अविश्वास से भरे चेहरे के साथ कहा, बच्चे, जब बीमारी का कारण नहीं पता चल पा रहा है, बातें क्यों बना रहे हो? मिस भवानी भौरा परिवार की महल में रह रहा है। कौन उस पर मायावी कलाएं डालने और उसे मायावी क्षेत्र में प्रवेश कराने की हिम्मत कर सकता है? इसके अलावा मुखिया बीरेंद्र एक स्वर्ग आरोहण क्षेत्र विशेषज्ञ है। किसी ने उसकी बेटी को भ्रम में डाल दिया और वास्तव में उसे पता ही नहीं चला। मास्टर सिद्धार्थ ने ठंडी हंसी के साथ कहा। आरव ने उसे एक उदासीन नजर से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अब बात करना बंद करो। जितना ज्यादा तुम बोलोगे उतना ही तुम्हारी अज्ञानता उजागर होगी, इसलिए अपना मुंह बंद करो। तुम, ठीक है, ये बूढ़ा आदमी देखना चाहता है कि तुम क्या कह सकते हो। मास्टर सिद्धार्थ ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, मुखिया बीरेंद्र में कुछ सवाल पूछ रहा हूं, उत्तर दें। क्या आपकी बेटी के जन्म से पहले आपकी पत्नी को पहले भी दुश्मनों का सामना करना पड़ा है जो उसे मारने की कोशिश कर रहे थे? इसके अलावा दूसरे पक्ष के पास मायावी कला या दिव्य आत्मा के हमलों में कुशल कोई व्यक्ति होना चाहिए। बीरेंद्र ने जब सुना तो अनायास ही उसके चेहरे पर उदासी छा गई और उसने सिर हिलाते हुए कहा, ये सच है। उस समय मेरी पत्नी गर्भवती थी। मैं उसे पवित्र भूमि पर ले आया था। अंत में रास्ते में डाकुओं के एक समूह ने हम पर हमला कर दिया। डाकुओं का वो समूह, उनकी ताकत बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन उनमें से एक ऐसा भी था जिसकी मायावी कलाएं बहुत विचित्र थी। यहां तक कि मैं भी लगभग उसके सामने झुक गया था। उस युद्ध में मेरे भोरा परिवार को भारी नुकसान उठाना पड़ा। यहां तक कि मेरी पत्नी भी उस युद्ध में घायल हो गई थी। बाद में मेरी बेटी के जन्म के कुछ समय बाद ही वो इस दुनिया से चली गई। आरव ने सिर हिलाया और कहा, तो ये सही है। मेरा ये कहना कि आपकी बेटी अनियंत्रित हो गई, इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर कोई मायावी कला डाली गई थी, बल्कि ये तो जन्म से ही उसके साथ थी। अगर मेरा अनुमान सही है तो उस व्यक्ति ने जो मायावी कला डाली होगी वो बहुत व्यापक होगी, जिससे वहां मौजूद कई लोग तुरंत उसके झांसे में आ जाएंगे, है ना? ठीक है, भले ही इस भोरा की शक्ति थोड़ी मजबूत है, लेकिन मैं भी उस मायावी कला से बुरी तरह प्रभावित हुआ था। मैंने इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई और फिर अपनी पत्नी के साथ मुश्किल से जिंदा बच पाया। हम लगभग मर ही गए थे। बीरेंद्र के दिल में अभी भी कुछ डर था जब उसने उस घटना को याद किया। बहुत स्पष्ट रूप से उस समय बचने की बहुत कम संभावना थी। उस समय आपकी बेटी गर्भ में थी, लेकिन उसकी दिव्य आत्मा पहले से ही धीरे धीरे संघनित हो चुकी थी और कुछ प्रभाव भी झेल चुकी थी। बस मां के शरीर की सुरक्षा के कारण उसका प्रभाव बहुत अधिक नहीं था, लेकिन ये थोड़ा सा प्रभाव उसकी दिव्य आत्मा में चुपचाप पड़ा हुआ था। भविष्य में अगर यह संयोग से सक्रिय हो जाता
तो ये अभी की तरह होता, पागलों की तरह व्यवहार करता। तो क्या आपकी बेटी को 3 साल पहले किसी तरह की उत्तेजना का सामना करना पड़ा था? आरव ने पूछा। ये 3 साल पहले वो एक गुंडे पर फिदा हो गई थी और उसके साथ रहना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया और उसे बंद कर दिया। कौन जानता था कि ये वास्तव में ऐसा हो गया। पहले तो मुझे लगा कि वो पागलपन का नाटक कर रही है, लेकिन बाद में जब उसने लोगों को देखते ही मार डाला, तभी मुझे पता चला कि उसके साथ वास्तव में कुछ गलत हुआ है। मास्टर आरव वास्तव में भगवान की तरह है, जो वास्तव में उस समय की मामले का पता लगा लिया, जैसे कि आपने इसे अपनी आंखों से देखा था, बस नाड़ी का निदान करके। वास्तव में प्रभावशाली। पहले इस गुंडे ने आपका अपमान किया है मास्टर आरव, कृपया अपमान न करें। बीरेंद्र ने आरव की ओर झुककर कहा। आरव ने अपना हाथ हिलाया और कहा, एक पिता के रूप में मैं इस तरह के रवैये को समझ सकता हूं, लेकिन ये आदमी यहां अपनी जीभ हिलाता रहता है, अधिकतम परेशान करता है। जो भी हो किमिया आदरणीय, क्या अब भी मेरे बात को काटने के लिए कुछ है? कुछ भी हासिल करने में असमर्थ, लेकिन चीजों को बर्बाद करने में माहिर। मास्टर सिद्धार्थ ने कभी नहीं सोचा था कि आरव ने वास्तव में चमत्कारिक रूप से बीमारी का कारण खोज लिया है। इसके अलावा उनका अनुमान वैसा ही था जैसा उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। इसके अलावा इस तरह का कारण जो दिव्य आत्मा की गहराई में छिपा था, उसे बाहर निकालना असंभव था। ठीक है, आरव ने किस तरह की विधि से इसका निदान किया? लेकिन आरव को ऐसा कहते हुए सुनकर मास्टर सिद्धार्थ स्पष्ट रूप से चौंक गए और बोले, बदबूदार बच्चे, तुमने क्या कहा? आरव ने उदासीनता से कहा, क्या ऐसा नहीं है? 10,000 साल की गहन बर्फ मानसिक राक्षसों को दबाने में सक्षम क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये दिव्य आत्मा को दबाने पर प्रभाव डाल सकती है। इस तरह की मायावी कला जो दिव्य आत्मा की गहराई में विकसित होती है, मार्शल कलाकारों के लिए बहुत खतरनाक नहीं होगी, भले ही इसका इलाज न किया जाए। मिस भवानी कुछ महीनों के बाद अपनी आत्मा की शक्ति पर भरोसा करके पूरी तरह से टूट सकती है, लेकिन आपने उसे 10,000 साल की गहन बर्फ पर बांध दिया, उसकी दिव्य आत्मा को दबा दिया, इसके बजाय मायावी कला के प्रभाव को बढ़ा दिया। तुम कुछ हासिल नहीं कर सकते, लेकिन चीजों को बर्बाद करने में माहिर हो। आरव के शब्दों ने मास्टर सिद्धार्थ के चेहरे को बार बार बदल दिया। उनका विश्लेषण तीखा था, लेकिन इस तरह वो वास्तव में भवानी की बीमारी के बिगड़ने का मुख्य दोषी बन गया। इसके साथ बीरेंद्र उसे कैसे देखता? वास्तव में बीरेंद्र की अभिव्यक्ति बदल गई। मास्टर सिद्धार्थ को देखते समय उसकी अभिव्यक्ति अजीब हो गई। भले ही वो जानता था कि मास्टर सिद्धार्थ अनजाने में ऐसा कर रहा था, लेकिन अपनी बेटी के साथ लापरवाही बरतने का आरोप आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता था। लेकिन मास्टर सिद्धार्थ का भौरा परिवार के साथ बहुत दोस्ताना रिश्ता था। बीरेंद्र को एक पल के लिए भी नहीं पता था कि उसे इसे कैसे संभालना चाहिए। कोई बात नहीं, मास्टर सिद्धार्थ प्राचीन दमन शहर का एकमात्र किमिया आदरणीय पावर हाउस भी था। भले ही ये किमिया आदरणीय आरव के सामने शीर्षक के लायक नहीं लग रहा था। तुम लापरवाही से दुर्भावनापूर्ण टिप्पणी कर रहे हो। अगर तुम्हें क्षमता है तो मिस भवानी को ठीक करो, अन्यथा इस बूढ़े आदमी के सामने बकवास मत करो। मास्टर सिद्धार्थ ने गुस्से से कहा, भ्रमपूर्ण कलाओं को उजागर करना सिर्फ हाथ हिलाने की बात है, इसमें क्या मुश्किल है? आरव ने शांत भाव से कहा। मास्टर सिद्धार्थ वास्तव में आरव को 2 वाक्यों में बदनाम करना चाहता था, लेकिन जब वो उसकी जीभ की नोक पर आया तो उसने अपने शब्दों को वापस निगल लिया। इस लड़के के साधन वास्तव में विचित्र थे। चूंकि वो बीमारी का कारण जान सकता था, इसलिए भवानी को ठीक करना वास्तव में कोई कठिन काम नहीं हो सकता है। मास्टर सिद्धार्थ ने ठंडे स्वर में कहा, सिर्फ बातें मत करो और कुछ मत करो। लेकिन आरव ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस मास्टर सिद्धार्थ को उदासीनता से देखता रहा, मंद मंद मुस्कुराता रहा और कुछ नहीं बोला। जब मुखिया बीरेंद्र ने यह दृश्य देखा तो वो आरव के इरादे को कैसे नहीं जान सकता था। वो केवल अजीब तरह से कह सका, भाई सिद्धार्थ, क्या हाल है? आप पहले थोड़ी देर के लिए पीछे हट जाए। मास्टर सिद्धार्थ ने जब यह सुना तो वो स्तब्ध रह गया। आरव को देखते हुए उसकी निगाहें क्रोध से भर गई। सुंगो, मास्टर सिद्धार्थ ने अपनी आस्तीन लहराई और चला गया। है, मक्खी आखिरकार चली गई। मास्टर सिद्धार्थ के चले जाने के बाद आरव भवानी के पास आया और अपने मुंह से मंत्र बुदबुदाने लगा। उसने वास्तव में मंत्र पढ़े। बहुत जल्द आरव की आवाज संस्कृत में तरंगों के रूप में पूरे कालकोठरी में गूंज उठी। मत करो और कोई शब्द मत बोलो। आरव की आवाज भवानी के कानों में गूंजी, जिससे उसका चेहरा दर्द में हो गया। लेकिन आरव भवानी की विनती के प्रति पूरी तरह से उदासीन था और फिर भी हठपूर्वक मंत्र पढ़ता रहा। अचानक आरव की वाचनात्मक आवाज अचानक बंद हो गई। आत्मा शुद्धि। आरव ने हल्की चीख मारी। काल कोठरी में बह रही वो मंद मंद आवाज एक साथ भवानी की चेतना के सागर में समा गई। भवानी का पूरा शरीर कांप उठा, लेकिन अब संघर्ष नहीं किया। उसकी दोनों आंखें भी धीरे धीरे धुंधली हो गई।
आरव ने पलटकर मुखिया बीरेंद्र से कहा, परिवार के मुखिया बीरेंद्र, आपकी बेटी पहले से ही ठीक है, लेकिन वो पहले से ही 2-3 साल के लिए इस 10,000 साल की गहरी बर्फ पर बंधी हुई थी। इससे उसकी दिव्य आत्मा को काफी नुकसान पहुंचा है। मैं उसके लिए औषधीय सूप बनाने की सलाह दूंगा। इसे पीने के बाद वो ठीक हो जाएगी। मुखिया बीरेंद्र ने देखा कि आरव के रोने के बाद उसकी बेटी के शरीर पर मौजूद वो हानिकारक हवा तुरंत हवा में पिघल गई। आरव ने वास्तव में भवानी की बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर दिया। मास्टर आरव, ये बीरेंद्र हमेशा के लिए आपका ऋणी रहेगा। मुखिया बीरेंद्र ने बहुत खुशी से कहा, लेकिन आरव ने शांत भाव से कहा, मुखिया बीरेंद्र को विनम्र होने की जरूरत नहीं है। मैं कृतज्ञता का पात्र नहीं हूं। हम दोनों आदान प्रदान के लिए राजी हुए थे। एक दिन बाद दिव्य औषधि मंडप के मालिक बदलने के साथ ही प्राचीन दमन शहर में एक जोरदार हंगामा मच गया। दिव्य औषधि मंडप जिस जिले में था, वो प्राचीन दमन शहर का सबसे समृद्ध जिला था। यहां कोई भी व्यवसाय हो, सब समृद्ध हो सकता था। भोरा परिवार के लिए यह दिव्य औषधि मंडप रोजाना सोने की टहनियां लाता था, लेकिन इस पर दिव्य पागमन क्षेत्र के एक लड़के ने कब्जा कर लिया, जो बहुत कम जाना जाता था। जब लोगों ने इस मामले को खोला तो सभी के होश उड़ गए। हर कोई उत्सुक था कि कैसे एक दिव्य पागमन क्षेत्र का लड़का भोरा परिवार जैसे विशालकाय व्यक्ति के हाथों से इतनी जमीन छीन कर ले गया। लोगों को और भी ज्यादा हैरानी इस बात से हुई कि भोरा परिवार 3 महान कुलीन परिवारों में से एक था, जिसने वास्तव में एक बार भी पाद तक नहीं छोड़ा। आरव के स्वर्गारोहण के बाद का समय बहुत कम था। जिन लोगों से वो मिला वे भी बहुत कम थे। उसकी योग्यता वर्तमान में केवल प्राचीन दमन शहर के उच्च वर्गों में ही ज्ञात थी। हालांकि बहुत से लोगों को अंदर की कहानी नहीं पता थी, लेकिन सभी ने बिना किसी विशेषज्ञ के इस उभरती हुई शक्ति के प्रति संयम बरता, क्योंकि सभी देख सकते थे कि आरव और सर तिलक अक्सर साथ साथ यात्रा करते थे। उनका रिश्ता बहुत करीबी लग रहा था। उन दोनों के बोलने और व्यवहार के तरीके को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि ये सीनियर और जूनियर के बीच का रिश्ता है, बल्कि ये बेहद करीबी दोस्तों जैसा लग रहा था। सर तिलक के पीछे से समर्थन के रूप में रहते हुए बिना सोचे समझे जल्दबाजी में काम करने का साहस कौन कर सकता है। इस दिन आरव और सर तिलक एक साथ शहर में एक व्यापारिक कंपनी में आए। छोटे भाई आरव, अगर आप सहयोग की तलाश में हैं तो आपको सबसे बड़ी ताकत वाले लोटस व्यवसाय संघ को खोजना चाहिए। आप कोठारी व्यवसाय संघ जैसी छोटी व्यापारिक कंपनी क्यों खोजना चाहते हैं? सर तिलक ने हैरानी से कहा। आरव ने मिस भवानी की बीमारी का इलाज दिव्य औषधि मंडप में करने में मदद की, क्योंकि स्थिति स्वाभाविक रूप से उनकी अपनी थी। दिव्य क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद आरव को अब एक अकेला व्यक्ति कहा जा सकता है। तेजी से साधना करने की इच्छा के कारण उन्हें स्पष्ट रूप से और भी अधिक संसाधनों की आवश्यकता थी। लेकिन आरव के क्षेत्र में वृद्धि के बाद संसाधनों के लिए उनकी आवश्यकताएं भी तेजी से बढ़ गई और अधिक से अधिक महंगी होती गई। अपनी मौजूदा संपत्तियों के साथ वो बस इसे वहन नहीं कर सकता था। निचले क्षेत्रों में रहते हुए आरव अशोकनगरी जैसी एक बड़ी ताकत पर निर्भर था और उसे पहले खेती के संसाधनों के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना पड़ा। लेकिन दिव्य क्षेत्र में पहुंचने के बाद सब कुछ अलग था। इसलिए आरव के हाथ में सबसे जरूरी काम था पृथ्वी सार क्रिस्टल या योग्यता अंक अर्जित करना। निचले क्षेत्र में शामगढ़ जैसे नश्वर राज्य में कांस्य मुद्रा, रौप्य मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा प्रचलित था। उत्तरी डोमेन जैसे साधोक के दुनिया में ऊर्जा पत्थर प्रचलित था। उस प्रकार दिव्य क्षेत्र में व्यवसाय और आदान प्रदान के लिए पृथ्वी सार क्रिस्टल किया जाता है। अगर ऐसा था तो औषधीय गोलियां बेचना स्वाभाविक रूप से सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने का जरिया था, और वो चैनल भी जिसमें आरव सबसे ज्यादा कुशल था। चूंकि वो औषधीय गोलियां बेच रहा था, इसलिए उसे स्पिरिट दवाओं के एक स्थिर स्रोत की जरूरत थी। माल की आपूर्ति के लिए एक बड़ी व्यापारिक कंपनी ढूंढना स्वाभाविक रूप से पहली पसंद थी। बस यही बात थी जिसने सर तिलक को हैरान कर दिया था कि आरव ने प्राचीन दमन शहर की नंबर 1 प्रमुख व्यापारिक कंपनी लोटस व्यवसाय संघ से सहयोग करने के लिए संपर्क नहीं किया। इसके बजाय उसने साथ मिलकर काम करने के लिए कोठारी व्यवसाय संघ जैसी दूसरी दर्जे की व्यापारिक कंपनी को चुना। आरव ने यह सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, लोटस व्यवसाय संघ प्राचीन दमन शहर में दोपहर के समय सूरज की तरह है। यह वास्तव में देश के आधे हिस्से पर कब्जा कर रहा है। इतनी बड़ी ताकत हम जैसे छोटे से सुगंधित औषधि मंडप पर कैसे सौहार्दपूर्ण ढंग से कैसे सहयोग कर सकती है? पंपर्स व्यवसाय संघ के साथ सहयोग करने से हमारे पास समान शक्ति नहीं है। नहीं, वे हमें ये शक्ति देंगे। ठुकराए जाने के बजाय हम दूसरे सबसे अच्छे के साथ सहयोग करने में बेहतर है। सहयोग करने के लिए कोठारी व्यवसाय संघ को चुनना। कोठारी व्यवसाय संघ के व्यवसाय का सापेक्ष आकार बहुत छोटा है और वे हमेशा लोटस व्यवसाय संघ द्वारा पूरी तरह से दबा दिए गए हैं। मुझे लगता है उन्हें प्राचीन दमन शहर के बाजार का बड़ा हिस्सा लेना चाहिए। इस नई दुकान के नाम के बारे में आरव ने बहुत पहले ही सोच लिया था।
इसे सुगंधित औषधि मंडप कहा जाएगा। सर तिलक इस क्षेत्र के बारे में स्पष्ट रूप से अनभिज्ञ थे। आरव की व्याख्या सुनने के बाद ही उसे एहसास हुआ। लेकिन एक बात थी जो आरव स्वाभाविक रूप से सर तिलक को नहीं बताएगा। पिछले जन्म में उसकी दोस्ती कोठारी व्यवसाय संघ के अध्यक्ष से काफी गहरी थी। इस जन्म में निचले लोगों से ऊपर उठते हुए उसे स्वाभाविक रूप से एक व्यापारिक फर्म चुननी पड़ी जो उसके करीब थी। तो ऐसा ही है। मैंने नहीं सोचा था कि व्यापार में इतनी सारी योजनाएं और सोच लगाना पड़ता है, लेकिन मुझे लगता है कि जब वे आपकी उन कुछ प्रकार की औषधीय गोलियों को देखेंगे तो वे निश्चित रूप से हमारे साथ सहयोग करने के लिए बहुत इच्छुक होंगे। आपकी उन कुछ प्रकार की औषधीय गोलियां बस अविश्वसनीय है, तिलक ने उत्साहित नजर से कहा। आरव ने उसे पहले कई प्रकार की औषधीय गोलियों के औषधीय प्रभावों का परीक्षण करने दिया। परिणाम यह हुआ कि इसने उसे इस स्वर्ग आरोहण क्षेत्र के मार्शल कलाकार को बहुत आश्चर्यचकित कर दिया। आरव की औषधीय गोलियां बाजार में समान विशिष्टताओं वाली औषधीय गोलियों की तुलना में एक स्तर से अधिक शक्तिशाली थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आरव की औषधीय गोलियां उन औषधीय गोलियों से सस्ती बिकती थी। अगर सर तिलक कोई साधारण मार्शल आर्टिस्ट होता तो वो बिना किसी हिचकिचाहट के आरव की औषधीय गोलियां खरीद लेता। आरव मुस्कुराया और सर तिलक के साथ कोठारी व्यवसाय संघ में चला गया। प्रिय ग्राहक, क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या आपको कुछ चाहिए? हमारे कोठारी व्यवसाय संघ में लगभग सब कुछ है। कोठारी व्यवसाय संघ में हथियार, साधना विधियां आप स्वतंत्र रूप से चुन सकते हैं। जैसे ही दोनों अंदर दाखिल हुए, एक बुजुर्ग व्यक्ति तुरंत स्वागत करने के लिए आया और दुकान में सामान का प्रचार करना शुरू कर दिया। लेकिन आरव मुस्कुराया और कहा, बूढ़े आदमी, मैं देख रहा हूं कि आपके यहां बहुत कम आगंतुक है। व्यापार बहुत अच्छा नहीं लगता। उस बूढ़े आदमी ने कहा, प्रिय ग्राहक, ये मत देखो कि हमारे यहां कितने कम लोग हैं। यहां की सभी चीजें असली है, कुछ काले दिल वाले व्यापारियों की तरह नहीं जो मार्शल आर्टिस्ट को नुकसान पहुंचाने में माहिर है। युवा ग्राहक, आपको क्या चाहिए? आरव ने कहा, मैं यहां चीजें खरीदने के लिए नहीं आया हूं, मैं यहां व्यापार के बारे में बात करने के लिए आया हूं। मुझे आश्चर्य है कि प्राचीन दमन शहर के कोठारी व्यवसाय संघ की इस ब्रांच में सब कुछ कौन संभालता है? व्यापार के लिए बातचीत? बूढ़ा आदमी ठिठुरने से खुद को नहीं रोक सका। हाँ, मैं प्राचीन दमन शहर के सुगंधित औषधि मंडप का मालिक हूं। आरव, ओ माफ करें, शायद आप नाम परिवर्तन के बारे में अब तक अवगत नहीं है। यह वास्तव में पूर्व दिव्य औषधि मंडप है, आरव ने समझाया। दिव्य औषधि मंडप? आप दिव्य औषधि मंडप के नए मालिक हैं? बूढ़े ने आश्चर्य से पूछा। दिव्य औषधि मंडप के मालिक बदलने की खबर के बारे में बूढ़े व्यक्ति ने भी सुना था, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बुजुर्ग व्यक्ति ने कभी नहीं सोचा होगा कि दिव्य औषधि मंडप का नया मालिक वास्तव में दिव्य पागमन क्षेत्र का एक युवक है। हमारा सुगंधित औषधि मंडप औषधीय गोलियों का व्यवसाय चलाने की योजना बना रहा है और विशेष रूप से सहयोग करने के लिए कोठारी व्यवसाय संघ को खोजने आया है, आरव ने कहा। यह सुनकर बूढ़ा व्यक्ति अपनी हंसी रोक नहीं पाया और बोला, युवक, व्यवसाय करना उतना आसान नहीं है जितना तुम सोचते हो। तुम कहते हो कि तुम औषधीय गोलियों का व्यवसाय करना चाहते हो। मुझे आश्चर्य है कि तुम्हारे सुगंधित औषधि मंडप को किस तरह के कीमियागरों की जरूरत है। इसके अलावा तुम्हारे पास कौन से बेहतरीन गोलियों के फार्मूले हैं? आश्चर्य के बाद बूढ़ा व्यक्ति आरव के प्रति कुछ हद तक तिरस्कारपूर्ण हो गया। बाल अभी पूरी तरह से बढ़े भी नहीं हैं और आप पहले से ही दूसरों की तरह बाहर आकर व्यापार करना चाहते हैं। वो सर तिलक को जानता था। संभवतः भोरा परिवार द्वारा अपनी नाक सिकोड़ना और दिव्य औषधि मंडप को सौंपना शायद इसलिए भी था क्योंकि उन्हें सर तिलक का डर था। बस इतना था कि बूढ़ा आदमी बहुत हैरान था कि हमेशा अकेला रहने वाला सर तिलक एक नाक भौं सिकोड़ने वाले बच्चे के साथ क्यों घुल मिल गया। भले ही सर तिलक दुर्जय था, बूढ़े आदमी को उससे कोई डर नहीं था। यद्यपि प्राचीन दमन शहर में कोठारी व्यवसाय संघ की शक्ति कमजोर थी, लेकिन पूरे कोठारी व्यवसाय संघ की शक्ति बहुत अधिक थी। एक छोटा सा स्वर्ग आरोहण क्षेत्र शक्ति केंद्र उनके सामने बस अपर्याप्त था। बूढ़े आदमी को यह भी विश्वास था कि सर तिलक यहां बेलगाम होने की हिम्मत नहीं करेगा। आरव ने उसे एक नजर देखा और शांत भाव से कहा, अगर मैंने गलत नहीं देखा तो आपके प्राचीन दमन शहर में कोठारी व्यवसाय संघ का यह ब्रांच को 6 सितारा शाखा होना चाहिए, है ना? आप तो सिर्फ 5 सितारा प्रबंधक हैं, फैसला ही नहीं ले सकते। इन बातों पर आपसे बात करने का क्या फायदा? बूढ़े आदमी के हाव भाव बदल गए और उसने सतर्कता से कहा, आपको कैसे पता चला कि मैं 5 सितारा प्रबंधक हूं? नहीं, रुकिए, आप कोठारी व्यवसाय संघ की शाखा की ग्रेडिंग के बारे में इतने स्पष्ट कैसे हैं? ये बातें आम लोगों को बिल्कुल नहीं पता। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको इसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। बस मुझे उस व्यक्ति के पास ले जाने की परवाह करें जो यहां चीजों को संभालता है। यह बूढ़ा आदमी भी स्पष्ट रूप से बस एक दुकानदार एल्डर था और उसके पास फैसला लेने का अधिकार नहीं था। कोठारी व्यवसाय संघ के मुख्य प्रबंधक को 6 सितारा प्रबंधक होना चाहिए।
आरव के कोठारी व्यवसाय संघ के अध्यक्ष के साथ संबंधों के कारण यह बात जानना बहुत सामान्य बात थी। बूढ़ा आदमी मना करने ही वाला था कि भीतरी कक्ष से एक मधुर आवाज आई, श्रीमान आरव और सर तिलक को अंदर आने दो। बूढ़ा आदमी ये सुनकर असहाय हो गया और केवल आरव जोड़ी को ही अंदर ले सका। जब आरव ने ये आवाज सुनी तो वो उत्सुक हो गया। क्या यह हो सकता है कि इस प्राचीन दमन शहर के कोठारी व्यवसाय संघ में मुख्य प्रबंधक वास्तव में एक युवती थी? दोनों बूढ़े जसप्रीत का पीछा करते हुए भीतरी कक्ष में गए। वास्तव में उन्होंने बाईं ओर घूंघट ओढ़े एक लड़की को बैठे देखा। उसके बगल में एक बुजुर्ग व्यक्ति भी खड़ा था जो आश्चर्यजनक रूप से स्वर्ग आरोहण क्षेत्र का एक शक्तिशाली विशेषज्ञ था। आरव जोड़ी को अंदर आते देख उनकी निगाहें आरव को देखने से नहीं रुक सकी और जिस क्षण आरव अंदर आया उसने स्वाभाविक रूप से इस लड़की को भी देखा। ये युवती महज एक असीम क्षेत्र मार्शल आर्टिस्ट थी, लेकिन कुर्सी पर बैठी थी, जबकि वो स्वर्गारोहण क्षेत्र मार्शल आर्टिस्ट वास्तव में उसके पीछे खड़ी थी। ऐसा लगता है कि इस लड़की की पहचान असाधारण थी। मिस्टर आरव वास्तव में मेरे कोठारी व्यवसाय संघ की ग्रेडिंग प्रणाली से अवगत है, वास्तव में अप्रत्याशित। यदि यह सुविधाजनक हो तो क्या आप मिस अनाया को बता सकते हैं कि आपको यह कहां से पता चला? मिस अनाया नामक लड़की ने पहले बोलने का बीड़ा उठाया। आरव ने कहा, व्यापार तो व्यापार है। यदि मिस अनाया की रुचि है तो ये आरव आपको भविष्य में धीरे धीरे बता सकती है, लेकिन ये आरव आज ईमानदारी से सहयोग के बारे में बात करने आई है। मिस अनाया ने इस विषय पर बहुत अधिक परेशान नहीं किया। भले ही आम मार्शल आर्टिस्ट को कोठारी व्यवसाय संघ की ग्रेडिंग प्रणाली के बारे में पता नहीं था, लेकिन यह कोई रहस्य भी नहीं था। लेकिन वो बहुत जिज्ञासु थी। आरव गरीब था और उसके पास कुछ भी नहीं था। वो उसके साथ सहयोग करने के लिए क्या उपयोग करेगा? शहर में इन दिनों जो कुछ हुआ, मिस अनाया को सब कुछ पता था। एक बड़ी व्यापारिक फर्म के रूप में अगर मिस अनाया इस जानकारी के बारे में भी पता नहीं लगा सकती थी तो उसे अब और इधर उधर जाने की जरूरत नहीं थी। आरव ये युवक बिल्कुल भी उतना सरल नहीं था जितना ऊपर से दिखाई देता है। अन्य बातों की परवाह किए बिना सिर्फ सर तिलक का आरव के पीछे एक पहरेदार की तरह चलना वो काम नहीं था जो आम लोग करवा सकते थे। ठीक है, चूंकि मिस्टर आरव अब और कुछ नहीं कहना चाहते तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आपके सुगंधित औषधि मंडप का प्राचीन दमन शहर में कोई आधार नहीं है। हालांकि सर तिलक काफिला है, लेकिन शायद मजबूत पैर जमाना इतना आसान नहीं होगा। यह सौदा सिर्फ सैन्य शक्ति पर निर्भर रहने से नहीं होगा। क्या मिस्टर आरव को यह संदेह नहीं है कि हमें सहयोग के लिए ढूंढकर बिना किसी जोखिम के कुछ हासिल करना चाहते हैं? मिस अनाया ने बिना किसी लागल पेट के कहा। वास्तव में मिस अनाया ने अपने दिल में ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था। आरव को सुगंधित औषधि मंडप स्थापित करने के लिए उन्हें सहयोग करने के लिए एक व्यापारिक कंपनी चुननी पड़ी, लेकिन आरव ने लोटस व्यवसाय संघ को नहीं चुना, बल्कि सीधे कोठारी व्यवसाय संघ में आ गए। आरव की बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता को समझना ही काफी था। बस उन्हें नहीं लगा कि आरव को इस बात का भरोसा हो सकता है कि वे इस मामले में सहयोग करेंगे। लेकिन सुगंधित औषधि मंडप के स्थान ने मिस अनाया को बहुत प्रभावित किया, इसीलिए उसने आरव को आने दिया। अगर कोठारी व्यवसाय संघ ने सुगंधित औषधि मंडप पर कब्जा कर लिया तो वे निश्चित रूप से लोटस व्यवसाय संघ के स्थान को कम करने में सक्षम होंगे, जिससे कोठारी व्यवसाय संघ को प्राचीन दमन शहर में बाजार खोलने का मौका मिलेगा। सुगंधित औषधि मंडप की साइट वाकई 100% अच्छी थी। मिस अनाया अपने दिल में सहयोग के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही थी, बल्कि सुगंधित औषधि मंडप को कोठारी व्यवसाय संघ के अधीन करने के बारे में सोच रही थी। इसलिए वो शुरू से ही आक्रामक थी। लेकिन आरव ने यह सुनकर मुस्कुराया और कहा, मिस अनाया को व्यर्थ की योजना बनाने की जरूरत नहीं है। मेरा सुगंधित औषधि मंडप केवल सामान के स्रोत की तलाश कर रहा है और किसी भी बल के अधीन होने की योजना नहीं बना रहा है। हालांकि जब तक मिस अनाया सुगंधित औषधि मंडप को माल की आपूर्ति प्रदान करने का वादा करती है, तब तक ये आधे साल के भीतर कोठारी व्यवसाय संघ के बाजार हिस्से को 20% तक बढ़ाने की गारंटी दे सकती है। मिस अनाया की निगाहें अनायास ही तेज हो गई जब उसने ये सुना, लेकिन उसने अविश्वासी नजर प्रकट की। यह सिर्फ इतना था कि उसकी अभिव्यक्ति घूंघट से बाधित थी, ताकि वो बहुत असभ्य न लगे। प्राचीन दमन शहर में कोठारी व्यवसाय संघ का बाजार हिस्सा अब 10% तक गिर गया था। लोटस व्यवसाय संघ द्वारा कुचला जा रहा था, जब तक कि वे अपना सिर नहीं उठा सकते थे। अगर वे 20% तक बढ़ सकते हैं तो यह निश्चित रूप से एक जबरदस्त सुधार होगा। इसमें लाभ कोई छोटी राशि नहीं थी, सिवाय इसके कि आरव एक छोटा सा दिव्य पारगमन क्षेत्र योद्धा था। वो किस आधार पर इसे हासिल कर सकता था? 20%? क्या मिस्टर आरव आपके सपनों में बात नहीं कर रहे हैं? हमारा कोठारी व्यवसाय संघ प्राचीन दमन नगर में थोड़ा देर से आया, लेकिन 10 साल हो चुके हैं। लेकिन इन 10 सालों में हमने बाजार में केवल 10% से भी कम हिस्सा खोला है। हिस्सा? आप एक बार में
हमारा हिस्सा 20% तक बढ़ाना चाहते हैं। क्या ये शेखी बघारना थोड़ा ज्यादा नहीं है? मिस अनाया ने कहा। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, 20% सिर्फ एक रूढ़िवादी अनुमान है। अगर दोनों पक्ष खुशी खुशी सहयोग करें तो 30% भी असंभव नहीं है। पहले संदेह करने की जल्दी मत करो। बात करने से पहले इन कुछ औषधीय गोलियों पर एक नजर डालो। ये कहते हुए आरव ने अपना हाथ मेज की ओर बढ़ाया। मिस अनाया के सामने 5-6 तरह की औषधीय गोलियां दिखाई दी। मिस्टिक ड्यू पिल, पर्पल हार्ट पिल, टियर 5 एसेंस रिस्टोरिंग पिल। ये औषधीय गोलियां सभी आम गोलियां हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि मिस्टर आरव का भरोसा इन्हीं पर है? मिस अनाया के स्वर में गहरी निराशा झलक रही थी। उन्हें लग रहा था कि उनका आरव को बुलाना समय की बर्बादी थी। लेकिन आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस अनाया, अधीर मत होइए। पहले ये कुछ औषधीय गोलियां क्यों नहीं चख लेते? मिस्टर आरव, मुझे नहीं पता कि आपका आत्मविश्वास कहां से आता है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे बीच मिलकर काम करने का एकमात्र तरीका दिव्य औषधि मंडप, ओह माफ करें, नई नामित सुगंधित औषधि मंडप का नियंत्रण हमें दे। आप जमीन देंगे, मैं जनशक्ति और सामान दूंगा। इस तरह हर कोई सहयोग से खुश होगा। बहुत स्पष्ट रूप से अनाया ने पहले ही आरव के साथ बातचीत जारी रखने में रुचि खो दी थी। सीधे अपने पत्ते टेबल पर रख दी। जहां तक उसके सामने मौजूद इन औषधीय गोलियों की बात है, तो वो उन्हें आजमाने की भी जहमत नहीं उठा सकती थी। अगर उसके सामने टियर 6 औषधीय गोलियां होती तो ठीक, लेकिन अगर टियर 5 औषधीय गोलियां होती तो मिस अनाया आमतौर पर उन्हें देखती भी नहीं। वहां नमूना लेने के लिए क्या था? जबकि इस समय सर तिलक, जो अब तक चुप थे, ने आखिरकार अपना मुंह खोला। मिस अनाया, गलत मत समझो, हम कोठारी व्यवसाय संघ को सहयोग करने के लिए खोजने आए हैं, आपका दान मांगने के लिए नहीं। एक बार जब ये कुछ औषधीय गोलियां बाजार में आ जाएंगी तो ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा लाभ लाने में सक्षम होंगी। हम आपके कोठारी व्यवसाय संघ को खोजने आए हैं ताकि आप लोगों को प्राचीन दमन शहर की स्थिति को उलटने का अवसर दिया जा सके। एक बार जब हम सहयोग करने के लिए अन्य व्यापारिक कंपनियां ढूंढ लेंगे तो आप सभी के लिए प्राचीन दमन शहर में जीवित रहना और भी कठिन हो जाएगा। ये कुछ प्रकार की औषधीय गोलियां बहुत ही साधारण लग रही थी, लेकिन उनमें निहित लाभ बिल्कुल भयानक थे। भले ही सर तिलक को यह समझ में न आए, लेकिन वो ये भी जानता था कि ये एक मौका था जो आरव कोठारी व्यवसाय संघ को दे रहा था, न कि कोठारी व्यवसाय संघ सुगंधित औषधि मंडप को लक्ष्य दे रहा था। बस ये था कि इस तरह का अवसर हर कोई नहीं समझ सकता था। वे इसे संजोते हैं या नहीं, ये उन पर निर्भर करेगा। है, क्या ऊंची आवाज वाली भावनाएं हैं। एक छोटी सी शक्ति जिसके पास स्वामी भी नहीं है, वो वास्तव में हमारे कोठारी व्यवसाय संघ के लिए एक अवसर प्रदान करना चाहती है। मिस अनाया के पीछे बैठे बुजुर्ग व्यक्ति ने ठंडी हंसी के साथ कहा। बहुत स्पष्ट रूप से उन्हें भी लगा कि बातें कहने का यह तरीका बहुत हास्यास्पद था। किमिया पूर्वज की शक्ति के बिना इसका मतलब था कि वे टियर 6 औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने में असमर्थ थे। 100 टियर 5 औषधीय गोलियों को बेचने से होने वाला लाभ एक टियर 6 औषधीय गोलियों को बेचने जितना भी नहीं था। उनके सामने रखी ये कुछ औषधीय गोलियां सभी सामान्य सामान थी। सबसे साधारण टियर 5 औषधीय गोलियां। कहने को तो कुछ खास लाभ नहीं था। ऐसी औषधीय गोलियां किस तरह की लहरें पैदा कर सकती थी? सुगंधित औषधि मंडप बिना किसी कीमिया पूर्वज के इन कुछ औषधीय गोलियों पर भरोसा करके प्राचीन दमन शहर में एक मजबूत पैर जमाना चाहता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा मजाक होगा। आरव ने जब यह सुना तो वो उठ खड़ा हुआ और हल्के से मेज पहुंचते हुए औषधियों की गोलियां रख दी। हल्के से आह भरते हुए उसने कहा, मैं आप लोगों से सहयोग करने के लिए इसलिए आया हूं क्योंकि मैं कोठारी व्यवसाय संघ के साथ कुछ संबंध रखता हूं। लेकिन मिस अनाया के निर्णय ने लोगों को चापलूसी करने की हिम्मत नहीं करने दी। कोई आश्चर्य नहीं कि कोठारी व्यवसाय संघ प्राचीन दमन शहर में 10 साल से भी ज्यादा समय से है और अभी भी स्थिति को संभाल नहीं पा रहा है। चूंकि हम एक दूसरे से सहमत नहीं हैं, इसलिए अलविदा। आरव जानता था कि वर्तमान में उसकी साधना के क्षेत्र में लोगों को समझाना मुश्किल था। इस तरह का परिणाम वास्तव में उसकी उम्मीदों के अनुरूप ही था, लेकिन अपने चरित्र के कारण वो अपनी औषधियों की प्रशंसा करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा। आरव जानता था कि कोठारी व्यवसाय संघ की ताकत के कारण वे निश्चित रूप से प्राचीन दमन शहर में कुछ समय पहले उसके कार्यों के बारे में पहले से ही जानते थे। अगर वे दूरदर्शी व्यापारी थे तो अब उससे सहयोग पाना बिल्कुल समझदारी भरा कदम था। अब इसे देखते हुए ये उनकी इच्छाधारी सोच थी। बात खत्म करके आरव और सर तिलक साथ साथ बाहर निकल गए। जब मिस अनाया ने आरव का मूल्यांकन सुना तो उसका नाजुक शरीर अनायास ही कांप उठा। उसे लगा जैसे उसे बहुत तकलीफ हुई हो। प्राचीन दमन शहर बाजार का बड़ा हिस्सा पाने में विफल रहा, यह वास्तव में उसकी चिंता थी। फिर भी आरव ने बिना किसी दया के उसके घाव को खोदकर निकाला। फिर भी वो इसे बर्दाश्त करने में असमर्थ थी। रुको,
मिस अनाया अचानक खड़ी हो गई और चिल्लाई, लेकिन आरव ऐसा था जैसे उसने कुछ सुना ही न हो। वो बाहर निकलता जा रहा था। मिस अनाया की नाजुक मुट्ठियां कसकर बंद हो गई और वो एक बार फिर चिल्लाई, मिस्टर आरव, मैंने तुम्हें रुकने के लिए कहा। लेकिन आरव फिर भी नहीं रुका। ऐसा लग रहा था कि वो जल्द ही बाहर जाने वाला था। ठीक इसी समय अनाया के पीछे स्वर्ग आरोहण क्षेत्र की वह शक्तिशाली शक्ति आगे बढ़ी। चिल। फिर भी जब उसकी आकृति अभी अभी आगे बढ़ी थी तो एक अद्वितीय भयंकर और तेज तलवार क्यूई भी तुरंत आ गई। धमाका। बुजुर्ग व्यक्ति अपनी आकृति को रोकने में मुश्किल से कामयाब होने से पहले कई कदम पीछे गिर गया। बहुत स्पष्ट रूप से वो ये राउंड हार गया, लेकिन उसके द्वारा कार्रवाई करने के कारण आरव और सर तिलक ने आगे बढ़ना बंद कर दिया। बुजुर्ग व्यक्ति स्वर्ग आरोहण क्षेत्र की एक शक्तिशाली शक्ति थी। हालांकि सर तिलक शक्तिशाली था, लेकिन वो उसे अनदेखा करने की सीमा तक शक्तिशाली नहीं था। मैंने बहुत समय से सुना है कि सर तिलक की तलवार की नीयत बेमिसाल है। आज इसे देखकर ये वाकई अपने नाम के अनुरूप है। बूढ़े व्यक्ति ने उसकी प्रशंसा की। तुम मेरी चापलूसी कर रहे हो। हालांकि लेन देन सफल नहीं हुआ, लेकिन हमारे बीच सौहार्दपूर्ण संबंध अभी भी है। अगर तुम अगली बार फिर से ऐसे ही बर्ताव करोगे तो मुझे विनम्र न होने के लिए दोष मत देना। सर तिलक ने शांत भाव से कहा। बस अहंकारी कोठारी व्यवसाय संघ जैसे विशाल टाइटन का सामना करते हुए भी सर तिलक ने इसी तरह धमकी देने की हिम्मत की। बुजुर्ग व्यक्ति के हावभाव थोड़े बदल गए, लेकिन उसने वास्तव में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। पहले वो तलवार एक मास्टर के कौशल का एक मामूली प्रदर्शन मात्र थी, लेकिन इसने पहले ही बूढ़े व्यक्ति को सर तिलक की ताकत दिखा दी। मिस अनाया बस तुम लोगों को रुकने के लिए कह रही थी। तुम्हारा सम्मानीय व्यक्तित्व इतना दबंग क्यों है? बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा उदास भाव से। सर तिलक ने शांत भाव से कहा, सुगंधित औषधि मंडप का मामला आरव हर चीज के लिए बुलावा देता है। चूंकि वह रुकना नहीं चाहता, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं भी नहीं रुकूंगा। यह सुनकर अनाया और बूढ़े व्यक्ति के हावभाव थोड़े बदल गए। प्राचीन दमन शहर के नंबर 1 तलवारबाज ने वास्तव में एक दिव्य पागमन क्षेत्र के लड़के के आदेशों को सुना। इससे लोगों को इस पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं हुई। पहले वे सभी सोचते थे कि सर तिलक और आरव के बीच बराबरी का रिश्ता है। अब इसे देखकर यह बिल्कुल ऐसा नहीं था। वर्तमान सर तिलक और एक अधीनस्थ के बीच क्या अंतर था? सदमे के बाद अनाया तेज कदमों से आरव के सामने आई और एक हथेली को आगे बढ़ाते हुए झुंझलाहट के साथ कहा, इसे मुझे दे दो। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारे इन कुछ सामान्य गोलियों में क्या चमत्कारी पहलू है, वास्तव में तुम्हें इतना आत्मविश्वास देने के लिए। हालांकि अनाया का चेहरा घूंघट से अलग होने के कारण अस्पष्ट था, लेकिन बिना देखे ही कोई यह जान सकता था कि वो अभी गुस्से में एक छोटी लड़की है जो ये साबित करना चाहती है कि आरव की औषधीय गोलियों में एक भी ऐसी विशेषता नहीं है जो उसे चकित कर सके। लेकिन जब आरव ने यह सुना तो वह मुस्कुराया और बोला, मैंने तुम्हें पहले ही मौका दे दिया था, तुमने खुद इसे नहीं समझा। अनाया ने ठंडे स्वर में कहा, रहस्यमय होने का नाटक कर रही हो। तुम्हारी औषधीय गोलियां शायद कचरे का ढेर है ना? आरव ने अनाया को आश्चर्य से देखा। कोठारी व्यवसाय संघ इतनी छोटी लड़की को मामलों को संभालने के लिए क्यों भेजेगा? इस तरह का विवेक, इस तरह की सहनशीलता के साथ वो एक व्यापारिक फर्म को कैसे अच्छी तरह से संभाल सकती है? वर्तमान में प्राचीन दमन शहर में कठिनाई से आगे बढ़ रहे कोठारी व्यवसाय संघ का शायद यही कारण था कि ये सब इस छोटी लड़की की वजह से था, है ना? आरव की आंखों को देखकर अनाया को लगा कि लोग उसे अपमानित कर रहे हैं। अगर सर तिलक उसे नीची नजर से देखते तो वो इतनी जल्दी क्रोध नहीं होती। लेकिन आरव की गिनती क्या थी? वो तो बस एक छोटा सा किमिया शासक था। इसके अलावा एक ऐसा बिगड़ैल बच्चा जो अभी भी अपने कानों के पीछे गीला था। अगर तुम कहते हो कि यह बकवास है तो यह बकवास है। अब इस पर बहस करने का क्या मतलब है? मिस अनाया, अगर तुम बातचीत करना चाहती हो तो पहले अपना रवैया ठीक करो। मैंने शुरू से ही अपना रवैया जाहिर कर दिया है। मैं सहयोग मांगने आया हूं, भीख मांगने नहीं। तुम दूसरों का सम्मान पाना चाहते हो, लेकिन पहले तुम्हें दूसरों का सम्मान करना सीखना होगा, आरव ने शांत भाव से कहा। अनाया ने जब यह सुना तो वो सख्त हो गई। ये बदमाश उसे उपदेश दे रहा था। जब वो ट्रेडिंग फर्म में हवा और बादलों को नियंत्रित कर रही थी, तब ये बदमाश अभी भी भगवान जाने कहा दूध पी रहा था। उसने वास्तव में उसे उपदेश देने की हिम्मत की। ठीक है, मैं तुम्हें पर्याप्त सम्मान दूंगा, लेकिन अगर तुम्हारी वे औषधीय गोलियां सब बेकार हैं तो फिर क्या? मिस अनाया ने गहरी सांस ली और उदास होकर कहा। आरव ने इस बारे में सोचा और कहा, अगर मेरी औषधीय गोलियां नहीं चल पाती हैं तो सुगंधित औषधि मंडप तुम्हारा है। मुझे केवल 10% लाभ चाहिए। अगर मेरी औषधीय गोलियां चल जाती हैं तो तुम लोग औषधीय जड़ी बूटियां उपलब्ध कराओ। हम गोलियों को परिष्कृत करने के लिए जिम्मेदार हैं। लाभ मेरे लिए 70% है, तुम्हारे लिए 30%। अनाया का दिमाग बहुत तेजी से घुमा
और उसने तुरंत जवाब दिया, ठीक है, औषधीय गोलियां लाओ। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारे उन आम गोलियों में कौन कौन से चमत्कारिता है। आरव मुस्कुराया और एक बार फिर औषधीय गोलियां बाहर निकाली। मिस अनाया ने दवा की गोलियां छीन ली और उसे अपने मुंह में डालने ही वाली थी कि बूढ़े आदमी ने उन्हें रोक दिया। मिस अनाया, मुझे करने दीजिए। अनाया ने बुजुर्ग आदमी का हाथ एक तरफ धकेला और नाराजगी से बोली, कोई बात नहीं, मुझे नहीं लगता कि वह मुझे जहर देकर मारने की हिम्मत कर सकता है। उसने जैसे ही कहा, अनाया ने एक टियर 5 एसेंस रिस्टोरिंग पिल सीधे उसके मुंह में फेंक दी, अपना सिर हिलाते हुए जैसे कि वो बल का प्रदर्शन कर रही हो। आरव ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस चुपचाप अनाया की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था। हे, बस ऐसे ही। आरव, तुम हार गए। क्या ये टियर 5 एसेंस रिस्टोरिंग पिल सामान्य लोगों जैसी नहीं है? यहां तक कि इसका स्वाद भी। अन्या के शब्द आधे ही बोले गए थे कि उसे वापस निगल लिया गया। उसके चेहरे पर भाव भी दिलचस्प हो गए। ये एक सामान्य औषधीय गोली थी। टियर 5 औषधीय गोलियों का उस पर ज्यादा असर नहीं हुआ, लेकिन औषधीय गोलियों के अच्छे और बुरे पहलू वो एक बार कोशिश करके जान जाती। इस समय मिस अनाया के चेहरे पर भाव बहुत ही आकर्षक हो गए थे। घूंघट से अलग होने के बावजूद भी ये लोगों को उनके सदमे का एहसास करा रहा था। ये कैसे संभव है? अनाया ने धीरे से कहा। मिस, क्या बात है? क्या ये हो सकता है कि उसकी औषधीय गोलियां वाकई अलग हैं? बुजुर्ग व्यक्ति ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन अनाया ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। मिस्टिक ड्यू पिल उठाकर सीधे निकल गई। इसके साथ ही अनाया के चेहरे पर भाव और भी अकल्पनीय हो गए। इसके बाद पर्पल हार्ट पिल आई। जब तक उसने सभी औषधीय गोलियां चखी, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। मिस, क्या बात है? जब बूढ़े ने अनाया की प्रतिक्रिया देखी तो वो चिंतित हो गया। मिस अनाया ने अचानक बूढ़े की बाह पकड़ ली और उत्तेजित होकर बोली, एल्डर जसप्रीत, इन औषधीय गोलियों में बस असीम क्षमता है। इनके साथ हम निश्चित रूप से प्राचीन दमन शहर के बाजार को उलट सकते हैं। नहीं, हम निश्चित रूप से लोटोस व्यवसाय संघ को बाहर निकाल सकते हैं। ओह, इतना बढ़ा चढ़ाकर? आखिर इन औषधीय पिल्लियों में क्या चमत्कारी पहलू है? उस एल्डर जसप्रीत ने भी उत्सुकता से कहा। अनाया ने उत्तेजित होकर कहा, बेशक, ये इतना बढ़ा चढ़ाकर कहा नहीं गया है। ये टियर 5 औषधीय गोलियां, प्रत्येक प्रकार का औषधीय प्रभाव उसी प्रकार की औषधीय गोलियों की तुलना में 40 से 50% अधिक शक्तिशाली है। एक बार जब ऐसी औषधीय गोलियां बाजार में आ जाएंगी तो आपको क्या लगता है कि दिव्य पागमन क्षेत्र से इसकी किस तरह की मांग होगी? यह सुनकर एल्डर जसप्रीत की पुतलियां भी थोड़ी सिकुड़ गई और उन्होंने कहा, यह कैसे संभव है? टियर 5 की ये कुछ औषधीय गोलियां सभी अत्यंत परिपक्व औषधीय गोलियां हैं। इतनी औषधीय प्रभावकारिता बढ़ाना असंभव है। अनाया ने उत्साह से कहा, इसलिए मैं कहता हूं कि हम न केवल प्राचीन दमन शहर के बाजार का बड़ा हिस्सा हासिल कर सकते हैं, बल्कि हम लोटोस व्यवसाय संघ को भी निचोड़ सकते हैं। अनाया की आंखों में चमक थी, मानो लोटोस व्यवसाय संघ के पूरी तरह से परास्त होने का परिणाम पहले से ही देख रहे हों। क्या मेरी ये कुछ औषधीय गोलियां अभी भी काम करने लायक है? आरव ने एक मुस्कान के साथ पूछा, जो मुस्कान नहीं थी। काम करने लायक से भी बढ़कर। यह वाकई अविश्वसनीय है। इन औषधीय गोलियों के साथ हमारा कोठारी व्यवसाय संघ। अनाया के शब्द आधे ही बोले थे कि उसने देखा कि आरव अभी उसे आधी मुस्कान के साथ देख रहा है। तभी उसे एहसास हुआ कि भले ही ये औषधीय गोलियां और भी अविश्वसनीय हों, लेकिन उनका उससे क्या संबंध है? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस अनाया के रवैये के साथ मेरी औषधीय गोलियां पास मानी जानी चाहिए। फिर हमारा समझौता मान्य हो सकता है या नहीं? अनाया ये सुनकर खुद को रोक नहीं पाई और शर्मिंदगी से भरी नजर से बोली, ये पहले मैंने जो कुछ कहा था वो सब गुस्से में कहा गया था। क्या हम इस पर फिर से बात कर सकते हैं या नहीं? आरव ने अपना सिर हिलाया और कहा, एक सज्जन व्यक्ति कभी भी अपने शब्दों से पीछे नहीं हटता। सहमत चीजों से कैसे मुकर सकता है? लेकिन मैं सज्जन नहीं हूं, मैं एक लड़की हूं। अनाया ने बहस जीतने के लिए तर्क को तोड़मरोड़ कर पेश किया। अरे, तो क्या हुआ? दरअसल इस बार मैं ईमानदारी से यहां आया हूं। शुरू में मेरी योजना 50/50 बांटने की थी। इस तरह हर कोई खुश रहेगा। मैंने आपके कोठारी व्यवसाय संघ को मौका दिया। ये आप ही थे जो इसे समझ नहीं पाए। अब बार्गेनिंग के लिए पहले से ही बहुत देर हो चुकी है। आरव को कोई फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने उदासीनता से कहा, अगर आरव ने ऐसा नहीं कहा तो ठीक था। जिस क्षण उसने ऐसा कहा, अनाया को पछतावा हुआ। वो पहले भी आरव को इस तरह से तुच्छ समझती थी और सुगंधित औषधि मंडप को भी निगल जाना चाहती थी। अब इसे देखते हुए यह केवल चरम सीमा तक मूर्खतापूर्ण था। इस थोड़े समय में कोठारी व्यवसाय संघ ने 20% लाभ खो दिया। इससे वो बहुत उदास हो गए। अन्या को पहले से ही पता था कि जैसे ही ये औषधीय गोलियां बाजार में आएंगी, निश्चित रूप से भारी मात्रा में पृथ्वी सार क्रिस्टल आने लगेंगे।
अतिरिक्त 20% लाभ निश्चित रूप से चरम सीमा तक उदार था। लेकिन अब क्या उसे 20% लाभ पानी में डूबने देना था? मिस अनाया बहुत ही उदासीन थी। उसकी आंखें घूम गई और उसे याद आया कि आरव ने जाने से पहले क्या कहा था। उसने अपना मुंह खोला और कहा, क्या मिस्टर आरव ने नहीं कहा कि तुम्हारा हमारे कोठारी व्यवसाय संघ से कुछ संबंध है? अनाया तुमसे माफी मांगती है। हमारे दो परिवारों के संबंध के कारण 20% लाभ हमें वापस कर दो, ठीक है? आगे तक बात करते हुए अनाया के शब्दों में कुछ हद तक बिगड़ैल बच्चे की आवाज भी थी। उसकी आवाज सुनने में अच्छी थी। अगर वो कोई लड़का होता तो शायद इस तरह के हमले से उसकी हड्डियां ढीली पड़ जाती। बेशक आरव भी भावुक हो गया था, लेकिन इस तरह का नतीजा अनाया की अपनी गलती थी। वो सहानुभूति नहीं जताएगा। मिस अनाया, अभी से अपनी मेहनत बर्बाद मत करो। जो चीजें इस आरव ने तय की है उन्हें कोई नहीं बदल सकता। मैं अब आप लोगों को केवल 30% का लाभ दे सकता हूं। यदि आप लोग इच्छुक नहीं है तो मैं सहयोग करने के लिए अन्य संघ ढूंढ सकता हूं। मेरा मानना है कि इस आरव की औषधीय गोलियों में कई व्यापारिक फर्मों की दिलचस्पी होनी चाहिए, आरव ने दृढ़ता से कहा। बेशक कई व्यापारिक फर्में इसमें दिलचस्पी लेंगी। औषधीय गोलियों के औषधीय प्रभाव मूल आधार से 40 से 60% बढ़ गए। इतनी बड़ी वृद्धि बस एक मार्शल कलाकार के लिए जरूरी थी। इस तरह की औषधीय गोलियों में अन्य व्यापारिक कंपनियों की दिलचस्पी कैसे नहीं हो सकती? आरव के रवैये को इतना दृढ़ देखकर मिस अनाया को अंदर ही अंदर पछतावा हुआ, सिवाय इसके कि वो ये भी बता सकती थी कि आरव ने वास्तव में झुकने की योजना नहीं बनाई। बदबूदार बदमाश, इस कुलीन लड़की ने कब से लोगों से इतनी विनम्रता से भीख मांगी है? तुम वास्तव में एहसान की सराहना नहीं करते। मिस अनाया ने अपने दिल में आक्रोश से कहा। यह शब्द उसने बस अपने दिल में इसके बारे में सोचा, लेकिन इसे कहने की हिम्मत नहीं हुई। अनाया ने असहाय होकर कहा, ठीक है, मैं मान गई। 30% का मतलब है 30%। बस इतना है कि आपकी औषधीय गोलियों का औषधीय प्रभाव बहुत मजबूत है। लागत शायद काफी बढ़ गई होगी, है ना? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। मिस अनाया, निश्चिंत रहें। इन औषधीय गोलियों की लागत अन्य औषधीय गोलियों की तुलना में केवल 70 से 80% होगा। क्या आप मजाक नहीं कर रहे हैं, है ना? औषधीय प्रभाव बहुत बढ़ गया है, लेकिन लागत सामान्य से कम है। इसके बजाय औषधीय गोलियां? अनाया लगभग उछल पड़ी। इस आरव को मजाक करने की आदत नहीं है। कोठारी व्यवसाय संघ औषधीय जड़ी बूटियों के उपभोग के साथ साथ औषधीय गोलियों के उत्पादन की निगरानी के लिए लोगों को भेज सकता है। अगर ये आरव झूठ बोल रहा है तो ये स्वाभाविक रूप से स्पष्ट हो जाएगा, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। अनाया को पहले से ही नहीं पता था कि उसे क्या कहना चाहिए। उसे अब लगा कि आरव ने जो कहा वो बिल्कुल भी गलत नहीं था। ये प्रबंधक वास्तव में दूरदर्शिता में बहुत कमी थी। व्यर्थ में 20% लाभ खो रही थी। लोटोस व्यवसाय संघ प्राचीन दमन शहर की सबसे बड़ी व्यापारिक कंपनी थी और प्राचीन दमन शहर के सबसे ज्यादा मुनाफे वाले इलाकों में भी इसका कब्जा था। संयोग से यह सड़क के सामने नए सुगंधित औषधि मंडप के सामने था। अब जबकि सुगंधित औषधि मंडप नए सिरे से कारोबार के लिए खुलने वाला था, तो कई लोगों ने स्वाभाविक रूप से प्रतीक्षा करने और देखने का रवैया अपनाया, ये देखते हुए कि क्या यह सुगंधित औषधि मंडप लोटोस व्यवसाय संघ पर कोई प्रभाव डाल सकता है या नहीं। सुगंधित औषधि मंडप से अलग लोटोस व्यवसाय संघ का कारोबार का दायरा काफी व्यापक था। मार्शल कलाकारों को जो भी चाहिए होता था वे लगभग सभी चीजों में हाथ आजमाते थे, लेकिन सबसे ज्यादा मुनाफे वाली चीज के बारे में बात करें तो निस्संदेह अभी भी औषधीय गोलियां ही थी। औषधीय गोलियां सिर्फ एक बार इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं थी। ये मार्शल कलाकारों के लिए अपरिहार्य थी। मार्शल कलाकार चाहे कहीं भी चले जाए, उनके पास औषधीय गोलियां जरूर होती थी। अगर दो मार्शल आर्टिस्ट की ताकत में कोई बड़ा अंतर नहीं होता तो अंत तक लड़ते समय कई बार वे जिस चीज से लड़ते थे वो वास्तव में औषधीय पिलिस होती थी। कीमियागरों का दर्जा ऊंचा था। यह भी इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था। सुगंधित औषधि मंडप के व्यवसाय के लिए खुलने के साथ लोटोस व्यवसाय संघ के अध्यक्ष के रूप में दमयंत स्पष्ट रूप से इतने सहज नहीं होंगे। उन्होंने लोटोस व्यवसाय संघ के प्रमुख कीमियागर, जो प्राचीन दमन शहर के एकमात्र कीमिया आदरणीय पावर हाउस मास्टर सिद्धार्थ को बुलाया और जवाबी उपायों पर चर्चा की। कीमिया आदरणीय सिद्धार्थ, सामने वाला सुगंधित औषधि मंडप कल से खुलने वाला है। उन्होंने पहले ही खबर दे दी है कि बाजार में कई तरह की औषधीय गोलियां आने वाली है। क्या ये? अध्यक्ष दमयंत ने चिंतित होकर कहा। अगर यह पहले होता तो दमयंत को दिव्य पागमन क्षेत्र के लड़के की बिल्कुल भी चिंता नहीं होती, लेकिन अब मास्टर सिद्धार्थ भी आरव के पराजित प्रतिद्वंदी बन गए। उनके पास इस पर जोर देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अध्यक्ष दमयंत की बातें सुनकर मास्टर सिद्धार्थ भी अंदर ही अंदर परेशान हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने शांत भाव से कहा, निश्चिंत रहें अध्यक्ष जी। आरव,
ये बच्चा ज्यादा से ज्यादा एक छोटा सा किमिया शासक है। वो कितनी बड़ी लहर पैदा कर सकता है, भले ही उसका चिकित्सा कौशल जबरदस्त हो। लेकिन अगर उसे टियर 6 औषधीय पिल्स भी नहीं मिल पाती तो ये व्यर्थ है। मैं देखना चाहता हूं कि वो टियर 5 औषधीय गोलियों का इस्तेमाल करके इस प्राचीन दमन शहर में कैसे मजबूती से पैर जमाएगा। दरअसल अध्यक्ष दमयंत ने भी अपने मन में यही सोचा था, लेकिन वो वास्तव में इस बात को लेकर अनिश्चित था कि क्या कदम उठाए। क्या आरव वास्तव में एक छोटा बछड़ा था जिसे बाघ से डर नहीं लगता था, या वो बस एक मूर्ख था। लोटस व्यवसाय संघ के सामने चुनौती स्वीकार करते हुए उसका आत्मविश्वास कहां से आया। लोटस व्यवसाय संघ के कर्णधार के रूप में अध्यक्ष दमयंत स्वाभाविक रूप से शहर में आरव के हाल ही में किए गए शानदार प्रदर्शन से अवगत थे, लेकिन वो ये भी जानते थे कि जिन लोगों को आरव ने ठीक किया था उन पर टियर 6 औषधीय गोलियों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया गया था। इससे यह भी संकेत मिलता है कि आरव टियर 6 औषधीय गोलियों को परिष्कृत नहीं कर सकता था। यह जानना जरूरी था कि प्राचीन दमन शहर में सबसे बड़ा उपभोक्ता समूह असीम क्षेत्र मार्शल आर्टिस्ट थे। असीम क्षेत्र के नीचे ज्यादातर गरीब लोग थे। भले ही यह समूह बहुत बड़ा था, लेकिन वास्तव में उपभोक्ता शक्ति रखने वाले बहुत कम थे। मुझे आश्चर्य है कि क्या किमिया आदरणीय मास्टर सिद्धार्थ के पास कोई योजना है, अध्यक्ष दमयंत ने पूछा। मास्टर सिद्धार्थ ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, निश्चिंत रहें अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही एक भव्य शो का आयोजन कर रखा है। मैं देखना चाहता हूं कि जब यह सुगंधित औषधि मंडप पहले दिन ही बंद हो जाएगा तो इस बच्चे का मूड कैसा होगा। मास्टर सिद्धार्थ की बात सुनकर अध्यक्ष दमयंत भी शांत हो गया, लेकिन उसने उत्सुकता से पूछा, भव्य शो? किस तरह का भव्य शो? हे, उस समय तो आपको स्वाभाविक रूप से पता चल ही जाएगा। हालांकि हमारे लोटस व्यवसाय संघ को भी कुछ कार्रवाई करनी होगी। मैं चाहता हूं कि यह बच्चा प्राचीन दमन शहर में एक दिन भी टिक ना पाए। मास्टर सिद्धार्थ ने ठंडे स्वर में कहा। यद्यपि लोटस व्यवसाय संघ का नेतृत्व अध्यक्ष दमयंत ने किया था, लेकिन मास्टर सिद्धार्थ की स्थिति असाधारण थी। यह भी ठीक उसी तरह था क्योंकि उनके पास मास्टर सिद्धार्थ थे, जिसके कारण लोटस व्यवसाय संघ जनता पर हावी हो सका और हमेशा नंबर 1 के सिंहासन पर मजबूती से बैठा रहा। अध्यक्ष दमयंत ने यह सुनकर सिर हिलाया और कहा, हां बिल्कुल, मैंने पहले ही व्यवस्था कर ली है। कल से लोटस व्यवसाय संघ की सभी टियर 5 औषधीय गोलियां 20% छूट पर बेची जाएंगी। अगर सुगंधित औषधि मंडप में टियर 6 औषधीय गोलियां हैं तो हमारी टियर 6 औषधीय गोलियां भी छूट पर बेची जाएंगी। हे, चेयरमैन वाकई अनुभवी और शातिर है। एक बार में 20% रिहाती का ऑफर दे रहा है। हम कीमत के मामले में उन्हें पूरी तरह से कुचल सकते हैं। वो एक नौसिखिया, मुझे विश्वास नहीं होता कि वो हमारे साथ युद्ध की स्थिति में आ सकता है। सबसे अधिक संभावना है उन्हें कुछ दिनों में दुकान बंद करनी होगी। मास्टर सिद्धार्थ ने प्रसन्नतापूर्वक हंसते हुए कहा, हो, पता नहीं सुगंधित औषधि मंडप ने वास्तव में कोठारी व्यवसाय संघ को आगे से समर्थन देने के लिए किस तरह की कीमत चुकाई होगी, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने जो कीमत चुकाई है वो निश्चित रूप से छोटी नहीं है। लेकिन वो आरव वास्तव में एक चतुर व्यक्ति है। अगर प्राचीन दमन शहर में अपनी ताकत के साथ एक समर्थक मिल जाए तो कोठारी व्यवसाय संघ वास्तव में सबसे उपयुक्त है, अध्यक्ष दमयंत ने कहा। यह सुनकर कि मास्टर सिद्धार्थ ने भी एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी की है, अध्यक्ष दमयंत के दिल की चिंता भी दूर हो गई। दोनों के एक साथ होने से यह सुगंधित औषधि मंडप लंबे समय तक संचालित नहीं होने वाला था। अगले दिन सुबह सुबह प्राचीन दमन शहर में सुगंधित औषधि मंडप में व्यापार शुरू हो गया। इस बार भव्य उद्घाटन के लिए कोठारी व्यवसाय संघ ने भी एक हाथ और एक पैर नीचे कर दिया। उन्होंने पूरे सुगंधित औषधि मंडप की सजावट को एक नए रूप में बदल दिया। इस दुकान के सामने देखने पर यह बिल्कुल भी विपरीत लोटस व्यवसाय संघ जैसा अभी कल ही था। जब आसपास के मार्शल कलाकारों ने यह रुख देखा तो यह पूरी तरह से विपरीत के साथ चुनौती ले रहा था। लेकिन जब इन मार्शल कलाकारों ने इस तरह की स्थिति देखी तो वे भी अपने दिल में चुपके से खुश थे। दो प्रमुख व्यापारिक कंपनियों के एक दूसरे को चुनौती देने के कारण यह कुछ मूल्य युद्ध से बच नहीं सकता था। जिन औषधीय गोलियों को वे मूल रूप से बेचने की हिम्मत नहीं कर पाए थे, उन्हें इस बार बेचा जा सका। हालांकि उन्हें नहीं लगा कि सुगंधित औषधि मंडप लंबे समय तक टिक पाएगा, लेकिन इस समयावधि में यह उनके लिए सबसे किफायती समय था क्योंकि वे साधारण मार्शल आर्टिस्ट थे। सुगंधित औषधि मंडप की ओर से अभी आधिकारिक रूप से व्यापार के लिए खुलना बाकी था। जब लोटस व्यवसाय संघ के प्रबंधक ने पहले ही अपने सामने के दरवाजे खोल दिए और अपनी पूरी आवाज में चिल्लाया, सब लोग, मेरे लोटस व्यवसाय संघ को हमेशा सभी की महान दयालुता मिली है, इसलिए हमने अपने दोस्तों को वापस देने का फैसला किया। आज से 1 महीने के लिए लोटस व्यवसाय संघ की सभी टियर 5 और उससे नीचे की औषधीय गोलियां बिना किसी अपवाद के 20% छूट पर बेची जाएंगी। 20%? मैंने गलत नहीं सुना, है ना? लोटस व्यवसाय संघ ने इस बार वास्तव में रक्त पूंजी डाली है। हाँ, लोटस व्यवसाय संघ के सामान की गुणवत्ता बहुत अच्छी है।
लेकिन कीमतें भी बहुत महंगी हैं। इसके अलावा यह हमेशा उच्च स्तर पर रहा और कभी कम नहीं हुआ। इस बार इस नए खुले सुगंधित औषधि मंडप को निचोड़ने के लिए वे वास्तव में एक महीने के लिए 20% छूट पर बेच रहे हैं। हाँ, भले ही हमें इस सुगंधित औषधि मंडप से बहुत उम्मीद न हो, फिर भी हमें उनका शुक्रिया अदा करना होगा। क्या आपने सुना या नहीं? इस सुगंधित औषधि मंडप में एक भी कीमिया पूर्वज पावर हाउस नहीं है। वे केवल टियर 6 से नीचे की औषधीय गोलियां ही बेच सकते हैं। हाँ, मैंने भी सुना है। इतनी ताकत वे लोटस व्यवसाय संघ को चुनौती देने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? लोटस व्यवसाय संघ के पास कीमिया आदरणीय मास्टर सिद्धार्थ का किला है। कौन परवाह करता है? किसी भी तरह से ये अच्छा है कि हम औषधीय गोलियां सस्ते में खरीदते हैं। मैनेजर के शब्दों ने मार्शल आर्टिस्टों में बहुत हंगामा मचा दिया। बहुत जल्द ही मार्शल आर्टिस्ट, जो मूल रूप से सुगंधित औषधि मंडप के भव्य उद्घाटन को देखने के लिए भीड़ लगाने की योजना बना रहे थे, वे सभी एक के बाद एक लोटस व्यवसाय संघ के अंदर भाग गए। कुछ समय के लिए लोटस व्यवसाय संघ के अंदर आगंतुकों की भीड़ लग गई, जैसे कि कोई बाजार हो, जबकि सुगंधित औषधि मंडप का किनारा काफी सुनसान दिखाई दिया। लेकिन जब इन मार्शल कलाकारों ने इस तरह की स्थिति देखी, तो वे भी अपने दिल में चुपके से खुश थे। दो प्रमुख व्यापारिक कंपनियों के एक दूसरे को चुनौती देने के कारण कुछ गोलियों को खरीदना आसान हो जाएगा। जिन औषधीय गोलियों को वे मूल रूप से खरीदने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, प्रतिस्पर्धा के कारण संभव हो पाएगा। हालांकि उन्हें नहीं लगा कि सुगंधित औषधि मंडप लंबे समय तक टिक पाएगा, लेकिन इस समयावधि में यह उनके लिए सबसे किफायती समय होगा, क्योंकि वे साधारण मार्शल आर्टिस्ट थे। सुगंधित औषधि मंडप की ओर से अभी आधिकारिक रूप से व्यापार के लिए खुलना बाकी था। जब लोटस व्यवसाय संघ के प्रबंधक ने पहले ही अपने सामने के दरवाजे खोल दिए और अपनी पूरी आवाज में चिल्लाया, सब लोग, मेरे लोटस व्यवसाय संघ को हमेशा सभी की महान दयालुता मिली है, इसलिए हमने अपने दोस्तों को वापस देने का फैसला किया। आज से एक महीने के लिए लोटस व्यवसाय संघ की सभी टियर 5 और उससे नीचे की औषधीय गोलियां बिना किसी अपवाद के 20% छूट पर बेची जाएंगी। 20% छूट? मैंने गलत नहीं सुना, है ना? लोटस व्यवसाय संघ ने इस बार वास्तव में छूट डाली है। हाँ, लोटस व्यवसाय संघ के सामान की गुणवत्ता बहुत अच्छी है, लेकिन कीमतें भी बहुत महंगी हैं। इसके अलावा यह हमेशा उच्च स्तर पर रहा और कभी कम नहीं हुआ। इस बार इस नए खुले सुगंधित औषधि मंडप को निचोड़ने के लिए वे वास्तव में एक महीने के लिए 20% छूट पर बेच रहे हैं। हाँ, भले ही हमें इस सुगंधित औषधि मंडप से बहुत उम्मीद न हो, फिर भी हमें उनका शुक्रिया अदा करना होगा। क्या आपने सुना या नहीं? इस सुगंधित औषधि मंडप में एक भी कीमिया पूर्वज पावर हाउस नहीं है। वे केवल टियर 6 से नीचे की औषधीय गोलियां ही बेच सकते हैं। हाँ, मैंने भी सुना है। इतनी ताकत वे लोटस व्यवसाय संघ को चुनौती देने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? लोटस व्यवसाय संघ के पास कीमिया आदरणीय मास्टर सिद्धार्थ है। कौन परवाह करता है? किसी भी तरह से यह अच्छा है कि हम औषधीय गोलियां सस्ते में खरीदते हैं। मैनेजर के शब्दों ने मार्शल आर्टिस्टों में बहुत हंगामा मचा दिया। बहुत जल्द ही मार्शल आर्टिस्ट, जो मूल रूप से सुगंधित औषधि मंडप के भव्य उद्घाटन को देखने के लिए भीड़ लगाने की योजना बना रहे थे, वे सभी एक के बाद एक लोटस व्यवसाय संघ के अंदर भाग गए। कुछ समय के लिए लोटस व्यवसाय संघ के अंदर आगंतुकों की भीड़ लग गई, जैसे कि कोई बाजार हो, जबकि सुगंधित औषधि मंडप का किनारा काफी सुनसान दिखाई दिया। अध्यक्ष दमयंत, स्थिति वाकई बहुत बढ़िया है। इन औषधीय गोलियों की कीमतें कम होने से और भी लोग इन टियर 5 औषधीय गोलियों को खरीदने के लिए आकर्षित हो रहे हैं। इस दर पर हमारी बिक्री शायद पहले से कई दर्जन प्रतिशत अधिक होने जा रही है। लोटस व्यवसाय संघ के प्रबंधक ने जब लोगों की भीड़ देखी, तो उनके दिल में अध्यक्ष दमयंत के प्रति प्रशंसा की भावना भर गई। अध्यक्ष दमयंत ने मुस्कुराते हुए कहा, सामान्य रूप से कीमतें कम करना अपनी हैसियत को खुद कम करना है, लेकिन एक बार जब विरोधी सामने आ जाते हैं, तो हम बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के कीमतें कम कर देते हैं। इस बारे में बोलते हुए हमें अभी भी इस आरव का धन्यवाद करना होगा, लेकिन इस तरह की विधि का उपयोग केवल थोड़े समय के लिए ही किया जा सकता है। यह लंबे समय तक लाभ के बिना हानिकारक होगा। अध्यक्ष बुद्धिमान है। किसी से पक्षपात करने की जरूरत नहीं है। हमने पहले ही अपनी तरफ से कदम बढ़ा दिया है। अगला कदम कीमिया आदरणीय मास्टर सिद्धार्थ पर होगा। अध्यक्ष दमयंत ने मुस्कुराते हुए कहा। अध्यक्ष दमयंत को मास्टर सिद्धार्थ की आरव के प्रति नाराजगी के बारे में पता था, इसलिए वो निश्चित रूप से आरव को आज विफलता के परिणामों को सहन करने में असमर्थ बना देगा। यह संयोजन धराशायी हो गया। उसे विश्वास नहीं था कि एक बच्चा जो अभी भी अपने कानों के पीछे गीला है, इसे झेल सकता है। उनके स्टोर पर सुगंधित औषधि मंडप के प्रबंधक ने आक्रोशित चेहरे के साथ कहा, यह लोटस व्यवसाय संघ वास्तव में बहुत बेशर्म है। यह हमारा पहला दिन है जब हम व्यवसाय के लिए खुले हैं, और उन्होंने इस तरह के उपायों का इस्तेमाल किया। बहुत कपटी। सुगंधित औषधि मंडप का प्रबंधक वो बुजुर्ग व्यक्ति था जिसे आरव ने उस दिन देखा था,
जब वो कोठारी व्यवसाय संघ गया था। बुजुर्ग व्यक्ति का नाम अमीर था। वो कोठारी व्यवसाय संघ में सेवा और साख का बहुत लंबा रिकॉर्ड रखने वाला प्रबंधक था। इतने बड़े सुगंधित औषधि मंडप के लिए आरव की जनशक्ति गंभीर रूप से सीमित थी, लेकिन मिस अनाया ने इस सहयोग को बहुत महत्व दिया। व्यावहारिक रूप से पूरे कोठारी व्यवसाय संघ की शक्ति को सुगंधित औषधि मंडप में डाल दिया। इस बारे में आरव ने मना नहीं किया। प्रबंधन जैसी इस तरह की चीज वास्तव में वो नहीं थी जिसमें वो अच्छा था। अपने क्षेत्र में माहिर एक मास्टर, आरव को हर चीज के लिए दूसरे क्षेत्रों में अपनी नाक घुसाना पसंद नहीं था। अमीर नामक उस प्रबंधक वास्तव में इस क्षेत्र में बहुत अनुभवी था। कोठारी व्यवसाय संघ के खराब चलने का कारण प्रबंधन का खराब होना नहीं था। बेशक इतने बड़े सुगंधित औषधि मंडप में आरव संभवतः कोठारी व्यवसाय संघ को ऐसा घोंसला नहीं बनाने दे सकते थे जो उनका नहीं था। उन्होंने सुधाकर को अमीर का सहायक बनाने की व्यवस्था की। ये नाम के लिए सीखने जैसा था, लेकिन वास्तव में प्रबंधन की निगरानी करने का इरादा भी था। सुधाकर ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो एक दिन इतने बड़े औषधीय स्टोर का प्रबंधन कर पाएगा। जब तक आरव इस प्राचीन दमन नगरी की गली में अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखने में सक्षम था, तब तक सुधाकर को एक ही बार में आसमान की ऊंचाइयों पर चढ़ते हुए धन और वैभव के सभी तरीकों का आनंद लेते हुए कहा जा सकता था। प्रबंधक अमीर के आसपास होने के कारण उसे अमीर के प्रति जिम्मेदार होने की आवश्यकता नहीं थी। वो केवल आरव के प्रति जिम्मेदार था। इस संबंध में आरव के प्रति सुधाकर की कृतज्ञता की भावनाएं पहले से ही शब्दों का उपयोग करके व्यक्त नहीं की जा सकती थी। उस समय आरव में निवेश करना बस इसके लायक था। आरव के पास जनशक्ति की कमी थी। उसने सुधाकर के भाई मानव को भी अपने साथ ले लिया। दोनों लोगों ने अपने आरोही पूल की रखवाली की ड्यूटी छोड़ दी और पूरे दिल से आरव के साथ यहां रहने लगे। अगर ये कोई और होता तो शहर की रक्षक सेना से अलग होना स्वाभाविक रूप से इतना आसान नहीं होता, लेकिन जब आरव ने हेड कमांडर चिरायु को बताया तो ये केवल एक आसान काम था। इसके अलावा आरव ने पूरव और कोयल को 2 पहचान टोकन दिलवाए। इस तरह वे लोगों के सामने खुलकर आ सकते थे। उस समय जब वे ऊपर चढ़े, आरव को परेशानी होने का डर था और उन्होंने नंदिनी और बाकी लोगों को अंतिम मोड़ पर अंतरिक्ष में ही रहने दिया। अब आरव को प्राचीन दमन शहर में एक मजबूत पैर जमाने वाला माना जाता था। 2 पहचान टोकन प्राप्त करना स्वाभाविक रूप से कोई मुश्किल नहीं था। इसके साथ आरव की तरफ से जनशक्ति बस पर्याप्त थी। प्रशिक्षण की अवधि के माध्यम से कोयल और पूरव दोनों किमिया राजा क्षेत्र में घुस गए। आरव के मार्गदर्शन में उनकी ताकत सामान्य किमिया राजा की तुलना में कहीं अधिक थी। उन्हें टियर 4 औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने देना संभव था। लोगों का समूह इधर उधर भाग रहा था, लेकिन वे लोटोस व्यवसाय संघ के कार्यों के प्रति बहुत नाराज थे। अध्यक्ष दमयंत वो बूढ़ा आदमी चतुर है और कुछ बुरा करने की योजना बना रहा है। मिस्टर आरव उनके स्टोर के ठीक सामने उन्हें चुनौती दे रहे हैं। उनके लिए हमें अनियंत्रित रूप से बढ़ने देना असंभव है। इस तरह के घृणित साधनों का उपयोग करना भी उचित है। जब हमारा कोठारी व्यवसाय संघ प्राचीन दमन शहर में पहुंचा था तो हम प्राचीन दमन शहर की सड़क पर भी पैर जमाना चाहते थे। क्या हम भी उनके द्वारा तब तक दबाए नहीं गए जब तक कि हम केवल दूसरी जगह नहीं जा सकते थे? अगर ऐसा नहीं होता तो हम अब तक स्थिति को पूरी तरह से कैसे खोल नहीं पाते? मिस अनाया ने कहा, बहुत स्पष्ट रूप से, यहां तक कि मिस अनाया ने भी स्वीकार किया कि ये अध्यक्ष दमयंत बहुत कपटी और दुर्जय था। पंपर्स व्यवसाय संघ को इस हद तक विकसित करने में अध्यक्ष दमयंत का बहुत बड़ा योगदान रहा। लेकिन आरव ने जब ये सुना तो मुस्कुराया और कहा, अब शिकायत करने की जरूरत नहीं है। अगर वे कुछ उपाय नहीं करते हैं तो ये अजीब होगा। इस तरह के साधनों पर छूट देना भी ज्यादा नहीं माना जाता है। मुझे लगता है कि लोटोस व्यवसाय संघ के पास अभी भी खेलने के लिए दूसरे कार है। मिस अनाया ने यह सुनकर चिंता जताई और कहा, अभी और भी उपाय है? ये किस तरह का उपाय होगा? आरव अभी बोलने ही वाले थे जब उन्होंने दरवाजे के बाहर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या वे अब यहां नहीं हैं? समूह ने प्रवेश द्वार की ओर देखा और देखा कि 7 से 8 लोग एक साथ सुगंधित औषधि मंडप के अंदर घुस आए हैं। ये 7 से 8 लोग कीमियागर पोशाक पहने हुए थे। उनकी छाती पर लगे 6 सितारे बहुत चमकदार थे और उनमें से एक के बैच पर भी 7 सितारे थे। मास्टर सिद्धार्थ के अलावा ये कौन हो सकता है? ये 7-8 लोग जिनकी ताकत सबसे कम थी, मध्यम दर्जे के किमिया पूर्वज भी थे। हिस प्राचीन दमन शहर में केवल लगभग 10 किमिया पूर्वज पावर हाउस है। 7 एक साथ आए। किमिया आदरणीय मास्टर सिद्धार्थ वास्तव में कुशल है। अरे, मैंने हमारे कोठारी व्यवसाय संघ के किमिया पूर्वज पावर हाउस को स्थानांतरित करने के लिए कहा था, लेकिन आपने मना कर दिया। अब हमें बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है ना? मिस अनाया ने नफरत से दांत पीसते हुए कहा, कोठारी व्यवसाय संघ के पास स्वाभाविक रूप से किमिया पूर्वज पावर हाउस भी थे। इसके अलावा
ये उच्च श्रेणी की किमिया पूर्वज भी थी। इस योजना में सहयोग करते हुए मिस अनाया ने उसे सुगंधित चिकित्सा मंडप में किले पर कब्जा करने की अनुमति देने की योजना बनाई, लेकिन आरव ने इसे दृढ़ता से अस्वीकार कर दिया। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, बस कुछ किमिया पूर्वज, कुछ भी नहीं गिना जाता, बस कुछ किमिया पूर्वज। मिस अनाया अवाक रह गई। आप स्वयं किमिया संप्रभु क्षेत्र में ही हैं, ठीक है? इसके अलावा ये किमिया संप्रभु बिना कीमियागर बैच के भी किमिया संप्रभु था। वे टियर 6 औषधीय गोलियों को परिष्कृत नहीं कर सके, इसलिए उन्हें इन किमिया पूर्वज द्वारा कुचल दिया जाना तय था। अकेले रहने दे कि किमिया आदरणीय मास्टर सिद्धार्थ अभी भी एक पागल बाघ की तरह उन्हें घूर रहा था। आरव, इस बूढ़े आदमी ने सुना कि आपकी नई दुकान व्यापार के लिए खुल गई है और उसने विशेष रूप से कुछ प्रसिद्ध किमियागारों को अभिवादन देने के लिए आमंत्रित किया है। क्या आप हमारा स्वागत नहीं करेंगे? मास्टर सिद्धार्थ पुराने दोस्तों की तरह एक बड़ी मुस्कान के साथ आरव का स्वागत किया। यह सिर्फ इतना था कि यहां तक कि एक मूर्ख भी जानता था कि मास्टर सिद्धार्थ मुर्गी को सम्मान देने वाला एक नेवला था, जिसका कोई अच्छा इरादा नहीं था। लोटस व्यवसाय संघ के किमिया आदर्श के विपरीत था। वो सुगंधित औषधि मंडप का समर्थन करने के लिए यहां कैसे आ सकता है? लोगों को चुनौती ज्यादा पसंद था। आसपास के मार्शल कलाकार और बाहर से देख रहे लोग एक बार में ही उत्साहित हो गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह सिर्फ पहला दिन था जब व्यापार शुरू हुआ था और दोनों पक्षों ने पहले से ही तलवारें खींच रखी थी और धनुष तान रखे थे। किमिया आदरणीय मास्टर सिद्धार्थ ने व्यक्तिगत रूप से एक कदम उठाया। अब देखने के लिए एक अच्छा शो था। यह सुगंधित औषधि मंडप व्यापार के लिए खुलने के पहले दिन बंद नहीं होगा, है ना? आरव भी मुस्कुराते हुए स्वागत करने के लिए आगे बढ़े और स्पष्ट आवाज में कहा, अगर बधाई देने के लिए दोस्त आ रहे हैं तो सुगंधित औषधि मंडप स्वाभाविक रूप से सबसे स्वागत योग्य है, लेकिन अगर पागल कुत्ते पागलों की तरह भौंकने आ रहे हैं तो हम स्वाभाविक रूप से कुत्तों को पीटने वाली छड़ियों के साथ सेवा करेंगे। किमिया आदरणीय मास्टर सिद्धार्थ, मुझे आश्चर्य है कि आप किस प्रकार के हैं। मास्टर सिद्धार्थ ने पहले भी आरव की तीखी जुबान देखी थी और इस बार पर्याप्त मानसिक तैयारी की थी। यह सुनकर वो जोर से हंसा और बोला, उसी लाइन में खड़े इन चंद लोगों ने सुना है कि प्राचीन दमन नगर पर पैम्पर्स बेबाशाय संघ को टक्कर देने लायक एक दवा की दुकान खुली है। किले को संभाले रखने के लिए वहां एक कीमियापथ मास्टर होना चाहिए जिसके पास अद्भुत ताकत है। हम आज इस कीमियापथ मास्टर की ताकत के गवाह बनने के लिए आए हैं। आरव, मुझे आश्चर्य है कि ये कीमियापथ मास्टर कौन है? इस प्रकार की उत्तेजक कार्रवाई देखकर सर तिलक की भौहें तन गई। इस मास्टर सिद्धार्थ के प्रति उनका कोई अधिक अनुकूल प्रभाव नहीं था। मैडम राइस की बीमारी के कारण सर तिलक एक बार पहले भी मास्टर सिद्धार्थ से मिलने गए थे, लेकिन चूंकि मास्टर सिद्धार्थ को अपने प्रतिष्ठा से प्यार था और वो जनता था मैडम राय की बीमारी का निदान करना बड़े बड़ों के लिए असंभव हो रहा था, इसलिए वो कार्रवाई करने को तैयार नहीं था। मास्टर सिद्धार्थ को डर था कि वो इसका इलाज नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की। पिछली बार जब आरव भवानी का इलाज करने गए तो मास्टर सिद्धार्थ के रवैये ने सर तिलक को और भी अधिक नापसंद कर दिया। कौन जानता था कि यह आदमी वास्तव में आज फिर से उकसाने आया है, अंततः उसे क्रोधित कर रहा है। मास्टर सिद्धार्थ, सुगंधित चिकित्सा मंडप आज व्यवसाय के लिए खुल रहा है। क्या आप यहां परेशानी के लिए आए हैं? सर तिलक ने एक ठंडी खराटे भरी। एक शक्तिशाली तलवार का इरादा अनैच्छिक रूप से जारी किया गया। मास्टर सिद्धार्थ के हाव भाव थोड़े बदल गए, लेकिन उन्होंने अपना व्यवहार शांत रखने की पूरी कोशिश की और कहा, भाई तिलक के ऐसा कहने से यह पता चलता है कि सुगंधित औषधि मंडप को भरोसा नहीं है कि भाई तिलक आज मुझे पैकिंग करके भेज सकते हैं, लेकिन आज के बाद मैं देखूंगा कि क्या कोई है जो सुगंधित औषधि मंडप में आकर सामान खरीदने की हिम्मत करता है। सर तिलक ने यह सुनकर भौहें सिकोड़ ली, लेकिन वो कोई कदम नहीं उठा सका। वो जानता था कि अब बाहर सुगंधित औषधि मंडप के बारे में संदेह काफी थे। अगर वे आज टालते और लड़ते नहीं तो शायद ये वास्तव में मास्टर सिद्धार्थ के कहे अनुसार होगा। कोई भी आकर उनकी चीजें नहीं खरीदेगा। व्यापार खोलना और करना इस बात पर जोर देता था कि सद्भाव से धन पैदा होता है। भले ही सर तिलक की मार्शल ताकत कुछ अधिक थी, लेकिन वो दूसरों को दिल से समझाने में भी सक्षम नहीं था। भले ही वो स्पष्ट रूप से जानता था कि मास्टर सिद्धार्थ के इरादे अच्छे नहीं थे, लेकिन उसका किमिया आदरणीय शीर्षक वही था। अगर वे लड़ते तो ठीक था, लेकिन सुगंधित औषधि मंडप की प्रतिष्ठा पूरी तरह से खराब हो जाती। मास्टर सिद्धार्थ के दिल में जो घबराहट थी वो स्थिति को देखकर गायब हो गई और मुस्कुराते हुए कहा, हम आज सिर्फ कीमियागरों के बीच बातचीत करने और नोट्स का आदान प्रदान करने आए हैं। भाई तिलक को इतना गुस्सा क्यों आता है? इस समय आरव ने अचानक आवाज लगाई, किमिया आदरणीय मास्टर सिद्धार्थ किस तरह की संचार शैली चाहते हैं? बस इसे स्पष्ट रूप से बता दें तो काम चल जाएगा। मास्टर सिद्धार्थ ने जब आरव को चुनौती स्वीकार करते देखा तो मन ही मन प्रसन्न हो गए, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे पर आश्चर्य व्यक्त किया और कहा, नहीं,
क्या ऐसा हो सकता है कि सुगंधित औषधि मंडप में वो विशेषज्ञ आरव खुद हो? ये क्या ऐसा हो सकता है कि आपके इतने बड़े सुगंधित औषधि मंडप में किमिया पूर्वज की ताकत भी नहीं है? ये भी बहुत घटिया है ना? इस पर आसपास के मार्शल कलाकार धीरे से चर्चा करने से खुद को रोक नहीं पाए। क्या? मुझे तो ये भी लगा कि ये अफवाह झूठी है। प्राचीन दमन नगर की सबसे व्यस्त जगह पर इतनी बड़ी दवा की दुकान खोलने के बाद वहां एक भी किमिया पूर्वज कैसे नहीं हो सकता? अब इसे देखते हुए ये वास्तव में सच है। एक भी किमिया पूर्वज के बिना दवा की दुकान, क्या बेची जाने वाली दवा की गोलियां खाई जा सकती है? मुझे वास्तव में नहीं पता कि आरव का आत्मविश्वास कहां से आता है। वास्तव में इतनी ताकत के साथ दवा की दुकान खोलने की हिम्मत कैसे हुई? बेहतर होगा कि हम दवा की गोलियां खरीदने के लिए लोटस व्यवसाय संघ में जाएं। हालांकि अफवाहों में कहा गया था कि सुगंधित दवा मंडप में एक भी किमिया पूर्वज नहीं है, लेकिन वास्तव में सभी ने इस पर विश्वास नहीं किया। लोटस व्यवसाय संघ को चुनौती देने की हिम्मत करने के लिए कम से कम एक उच्च पदस्थ किमिया पूर्वज तो होना ही चाहिए, है ना? वहां केवल एक किमिया स्वामी था। भले ही ये किमिया स्वामी और भी असामान्य हो, लेकिन इसका क्या फायदा? मिस अनाया जमीन में एक छेद ढूंढना चाहती थी जिसमें घुसकर वो अंदर जा सके। उसे लगा कि उसका चेहरा उसकी दादी के घर पर वापस फेंक दिया गया है, यहां तक कि उन औषधीय गोलियों के लिए भी जिन्हें परिष्कृत नहीं किया जा सकता था। उनके कोठारी व्यवसाय संघ के किमिया पूर्वज का इस्तेमाल करके दिखावा करना भी अच्छा था। अब चीजें बढ़िया थी। एक किमिया संप्रभु जनता को कैसे मना सकता था? आरव ने बहुत शांति से मुस्कुराते हुए कहा, स्वाभाविक रूप से एक किमिया पूर्वज है, लेकिन विभिन्न कारणों से वो आज इसे बनाने में असमर्थ है। हर कोई मेरा सुगंधित दवा मंडप जो व्यापार करता है वो टियर 5 औषधीय गोलियां है, लेकिन हम टियर 6 औषधीय गोली लेन देन भी स्वीकार करते हैं। हालांकि टियर 6 औषधीय गोलियों को पहले से बुक किया जाना चाहिए और जड़ी बूटियां आपके द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए। हर कोई निश्चिंत रहे, सुगंधित दवा मंडप द्वारा उत्पादित टियर 6 औषधीय गोलियां प्राचीन दमन शहर के किसी भी अन्य स्टोर की तुलना में बिल्कुल बेहतर होगी। हे, कितनी बड़ी बड़ी बातें। शेखी बघारने से पहले आप अपनी ताकत का भी अंदाजा नहीं लगाते। क्या एक छोटे से किमिया संप्रभु के मुंह से निकले ये शब्द दुनिया का सबसे बड़ा मजाक नहीं है? यह सुनकर किमिया पावर हाउस ठहाका लगाकर हंस पड़ा। यह कांचीलाल नामक एक उच्च कोटि का किमिया पूर्वज था। किमिया पूर्वज के इस समूह में उसकी ताकत मास्टर सिद्धार्थ के बाद दूसरे नंबर पर थी। उसे कम करके नहीं आका जाना चाहिए था। आरव ने कई औषधीय गोलियां निकाली। ये औषधीय गोलियां आश्चर्यजनक रूप से सभी टियर 6 औषधीय गोलियां थी। हालांकि हमारे सुगंधित औषधि मंडप के किमिया पूर्वज पावर हाउस आज यहां उपस्थित होने में असमर्थ है, लेकिन उन्होंने कई टियर 6 औषधीय गोलियां पीछे छोड़ दी है। आप में से कुछ लोग किमिया पूर्वज होने का दावा करते हैं। मुझे आश्चर्य है कि कितने लोग टियर 6 औषधीय गोलियों के इस मानक को परिष्कृत करने में सक्षम हैं। कृपया देखिए, आरव ने शांत भाव से कहा। टियर 6 गोली, परलौकिक ग्रेड का। हिस। एक बार जब औषधीय गोलियां दिखाई दी तो मास्टर सिद्धार्थ और अन्य लोगों के भाव बदल गए। आरव के हाथों में कुछ औषधीय गोलियां वास्तव में बिना किसी अपवाद के सभी टियर 6 पारलौकिक ग्रेड औषधीय गोलियां थी। भले ही ये लोग किमिया पूर्वज पावर हाउस थे, फिर भी टियर 6 परलौकिक ग्रेड को परिष्कृत करना चाहते थे। फिर भी ये थोड़ा सशक्त था। यहां तक कि मास्टर सिद्धार्थ इस किमिया आदरणीय को भी टियर 6 पारलौकिक ग्रेड को परिष्कृत करने के लिए भाग्य पर निर्भर रहना पड़ा। पूरे प्राचीन दमनकारी शहर में टियर 6 परलोकल ग्रेड औषधीय गोलियों की संख्या भी शायद उतनी ही थी जितनी अरव के हाथ में थी। यह कल्पना की जा सकती है कि अरव के हाथ में ये टियर 6 पारलौकिक ग्रेड कितने कीमती थे। आखिर इस लड़के को इतनी सारी उत्कृष्ट श्रेणी की औषधीय गोलियां कैसे मिल गईं? हे, ऐसा लगता है कि कोठारी व्यवसाय संघ बहुत सारे परलौकिक ग्रेड गोलियों को इकट्ठा करने के लिए सुगंधित औषधि मंडप के लिए बहुत सारे साधन लगाया है। क्या मात्र कुछ परलौकिक ग्रेड औषधीय गोलियां हमें डरा सकती हैं? मास्टर सिद्धार्थ ने सबसे पहले प्रतिक्रिया व्यक्त की और एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, उनके विचार में आरव के टियर 6 परलौकिक ग्रेड गोलियों को केवल कोठारी व्यवसाय संघ द्वारा अन्य स्थानों से स्थानांतरित किया जा सकता है। अन्यथा इस प्राचीन दमन शहर में इतने सारे टियर 6 पारलौकिक ग्रेड औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने में और कौन सक्षम हो सकता है? लेकिन आरव ने यह सुनकर हंसते हुए कहा, क्या ऐसा है? मैं यहां सभी से वादा कर सकता हूं कि सुगंधित औषधि मंडप से टियर 6 औषधीय गोलियां कस्टम ऑर्डर करके स्पिरिट दवाओं के 3 सेट खुद तैयार करवा सकते हैं। सभी को दी गई औषधीय गोलियों में से सबसे खराब ही टियर और उच्च श्रेणी की होगी। जब ये शब्द निकले तो दर्शकों ने शोर मचा दिया। इस तरह का वादा वाकई बहुत दबंग था। यहां तक कि लोटस व्यवसाय संघ भी इस तरह का वादा करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। एक अनजान किमिया पूर्वज टियर 6 औषधीय गोलियों को परिष्कृत कर रहा था। अगर ये आम औषधीय गोलियां नहीं होती तो औषधीय गोलियों के बर्बाद होने की बहुत अधिक संभावना थी।
स्पिरिट दवाओं के सिर्फ 3 सेट कम से कम टियर 6 उच्च ग्रेड की गारंटी देने में सक्षम थे। इस तरह का वादा वाकई बहुत आत्मविश्वासी था। मास्टर सिद्धार्थ का चेहरा बोर्ड के निचले हिस्से की तरह काला था। अगर सुगंधित दवा मंडप में वाकई ऐसी क्षमता होती तो भविष्य में औषधीय गोलियां खरीदने के लिए कौन उनके लोटोस व्यवसाय संघ में जाता? आरव, क्या तुम यहां बहुत ज्यादा शेखी नहीं बघार रहे हो? जब समय आए तो खुद को थप्पड़ मारने से सावधान रहना, मास्टर सिद्धार्थ ने काले चेहरे के साथ कहा। किमिया आदरणीय मास्टर सिद्धार्थ को चिंता करना बहुत पसंद है। मैं ये कर पाऊं या न कर पाऊं, समय स्वाभाविक रूप से सब कुछ साबित कर देगा। आज मैंने ये संदेश भेजा है, उपस्थित सभी लोग इसका गवाह बन सकते हैं। यदि मेरा सुगंधित औषधि मंडप ऐसा नहीं कर सकता तो हम स्पिरिट औषधियों के मूल्य का 100 गुना मुआवजा देंगे, आरव ने वीरतापूर्वक कहा। आरव के शब्दों ने आसपास के मार्शल कलाकारों को एक साथ उत्तेजित कर दिया। टियर 6 स्पिरिट औषधियों की कीमतें शुरू में सस्ती नहीं थी। यदि 100 गुना के हिसाब से मुआवजा दिया जाए तो 1 या 2 बार भी ठीक था। यदि बार की संख्या बढ़ जाती है तो लोटोस व्यवसाय संघ जैसा विशालकाय भी शायद इसे वहन नहीं कर पाएगा। आरव का यह वादा बहुत ज्यादा था। या तो सुगंधित औषधि मंडप सीधे ढह जाएगा या सुगंधित औषधि मंडप एक ही झटके में आसमान तक पहुंच जाएगा। अगर आरव वाकई ऐसा कर सकता है तो लोटोस व्यवसाय संघ को भी शायद नीचे धकेल दिया जाएगा। मास्टर सिद्धार्थ खुद भी अब शांत नहीं थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या आरव में वाकई इतना आत्मविश्वास था या वो ताकत का दिखावा कर रहा था। यहां मैं एक टियर 6 ड्रैगन टाइगर पिल को प्रीडर करना चाहता हूं। मैं एक स्पिरिट हार्ट सेक्रेड रेन पिल को प्रीडर करना चाहता हूं। मैं प्रीडर करना चाहता हूं। मैं भी, यहां तक कि असीम क्षेत्र मार्शल आर्टिस्ट भी इतने सारे पारलौकिक ग्रेड औषधीय गोलियां देखकर शांत नहीं रह पाए। पारलौकिक ग्रेड औषधीय गोलियां, इसका क्या मतलब था? ये एक गारंटी थी। एक गारंटी कि ये औषधीय गोली औषधीय सर्वोच्च प्रभावकारिता की सीमा तक पहुंचने में सक्षम थी। पारलौकिक ग्रेड औषधीय गोलियों के सामने कोई भी संयम बनाए रखने में सक्षम नहीं था। एक पल के लिए पूरा सुगंधित औषधि मंडप अराजकता में गिर गया। यहां वहां सभी असीम क्षेत्र मार्शल आर्टिस्ट टियर 6 औषधीय गोलियां प्रीडर करना चाहते थे। आरव ने स्पष्ट आवाज में कहा, हर कोई जल्दबाजी न करे, अन्यथा हम आपके अनुरोध को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे। जो लोग ऐसा करने का इरादा रखते हैं वे वहां जाकर लाइन में लग जाएं और पंजीकरण कराएं। पहला बैच में केवल 100 ग्राहकों से प्रीडर स्वीकार किया जाएगा। 3 दिनों के भीतर स्पिरिट दवाइयां और गोली का फॉर्मूला सुगंधित दवा मंडप में ले आएं। आधे महीने बाद सुगंधित दवा मंडप औषधीय गोलियों के इस बैच को एक साथ वितरित करेगा और हम उस समय लोगों के दूसरे बैच के लिए ऑर्डर स्वीकार करेंगे। सभी निश्चिंत रहें। पहले मैंने कहा था कि सबसे कम उच्च श्रेणी की औषधीय गोलियां है। वास्तव में अधिकांश सभी उच्च श्रेणी की होनी चाहिए, संभवतः पारलौकिक ग्रेड की भी। जहां तक उच्च श्रेणी की बात है तो ये कम होनी चाहिए। अगर हम वास्तव में केवल उच्च श्रेणी की औषधीय गोलियां ही परिष्कृत कर पाते हैं तो सभी कृपया बुरा न माने। ये शब्द कहे जाने के बाद उन असीम क्षेत्र मार्शल कलाकारों ने पहले आने की होड़ में एक के बाद एक शोर मचाया और एक तरफ लाइन में खड़े हो गए। आरव के शब्दों ने उनमें से हर एक को और भी ज्यादा अविश्वसनीय रूप से रोमांचित कर दिया। उच्च ग्रेड की संभावना बहुत कम थी। अधिकांश बेहतर ग्रेड के थे, यहां तक कि संभवतः पारलौकिक ग्रेड के भी। इस तरह का वादा सभी मार्शल कलाकारों को पागल करने के लिए पर्याप्त था। जब मास्टर सिद्धार्थ ने यह दृश्य देखा तो उनका चेहरा तुरंत एक बर्तन के तले की तरह काला हो गया। आरव, तुम बहुत शेखी बघा रहे हो। मैं वास्तव में देखना चाहता हूं कि तुम इसे कैसे खत्म करते हो। अगर तुम आधे महीने बाद औषधीय गोलियां नहीं दे सकते तो मैं देखूंगा कि तुम्हारे पास अभी भी कौन सा चेहरा है जो प्राचीन दमन शहर में पैर जमा पाए। मास्टर सिद्धार्थ के अनुसार आरव प्रभावशाली दिखने के लिए अपने चेहरे पर पूरी तरह से थप्पड़ मार रहे थे। ये किमिया पूर्वज उपस्थित सभी अत्यंत दुर्जय व्यक्ति थे, लेकिन इससे पहले कभी किसी ने इस तरह का वादा करने की हिम्मत नहीं की थी। एक छोटा सा किमिया संप्रभु वास्तव में इस हद तक साहसी था। इस तरह का वादा बस इन किमिया पूर्वज के चेहरे पर थप्पड़ मारने जैसा था। आपको यह जानना होगा कि औषधीय गोलियां उच्च श्रेणी की होती है और सबसे बढ़कर मूल रूप से भाग्य पर निर्भर होती है। विशेष रूप से पारलौकिक श्रेणी की औषधीय गोलियां उभरने की संभावना पहले से ही 0 के करीब थी। लेकिन आरव ने कहा कि उच्च श्रेणी की संभावना बहुत कम थी, जबकि अधिकांश सभी पारलौकिक श्रेणी की औषधीय गोलियां थी। इस तरह के वादे ने उन्हें इन किमिया पूर्वज को कहा रखा है। इस तरह का वादा करने की हिम्मत करने के लिए ऐसा लगता है कि सुगंधित औषधि मंडप में वास्तव में इसे करने वाला एक सक्षम व्यक्ति है। मुझे आश्चर्य है कि क्या श्रीमान आरव उसे बाहर बुला सकते हैं या नहीं, ताकि सभी लोग हमारे ज्ञान को बढ़ा सकें।
कांचीलाल गंभीरता से इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और चिल्लाया। आरव ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि वो आज आसपास नहीं है। क्या आपके कान में समस्या है? ओह, मैं तो भूल गया, आप भी एक किमियागर हैं। जल्दी से इसका इलाज कीजिए। और हाँ, अगर आप हमसे परलौकिक ग्रेड की गोली लेना चाहते हैं तो दूसरी बैच के लिए अपेक्षा कीजिए। यह सुनकर कांजीलाल नामक किमिया पूर्वज विशेषज्ञ गुस्से से तमतमा गया, लेकिन मास्टर सिद्धार्थ की हस्तक्षेप से शांत हो गया। आरव आगे जोड़ा, इसके अलावा एक कीमियागर जो बेहतरीन औषधीय गोलियों को आसानी से परिष्कृत करने में सक्षम है, क्या वो आप जैसे तुच्छ किमियागरों को जब चाहे मिलने चले आएगा? अचानक आरव के शब्द अतुलनीय रूप से तीखे हो गए, जिससे किमिया पूर्वज का ये समूह सीधे कचरा बन गए। तुम घमंडी, सच में बहुत घमंडी। एक छोटा सा किमिया संप्रभु वास्तव में किमिया पूर्वज के लिए अपमानजनक टिप्पणी करने की हिम्मत करता है। अगर हम ये किमिया पूर्वज कचरा है तो तुम क्या हो? क्या ऐसा हो सकता है कि आज तक खेती करते हुए तुम बुनियादी पदानुक्रम भी नहीं जानते? कांचीलाल ने सबसे पहले इस पर प्रतिक्रिया की। कीमियागरों की रैंकिंग बहुत सख्त थी। जब निम्न स्तर के कीमियागर उच्च स्तर के कीमियागरों को देखते थे तो उनके लिए शिष्य के तरीके से काम करना भी बहुत आम बात थी। कीमियागर एक ऐसा पेशा था जो पूरी तरह से संचय, अनुभव और ज्ञान के संचय पर निर्भर था। इन सभी को सफल होने के लिए समय की आवश्यकता थी। कीमियागरों के लिए दायरे में कूदना और अपने विरोधियों को हराना मार्शल कलाकारों की तुलना में बहुत कठिन था। इसलिए सामान्य परिस्थितियों में एक ही दायरे में प्रारंभिक रैंक, मध्य रैंक और उच्च रैंक के बीच एक बहुत बड़ा अंतर भी था। आरव जैसा स्वर्ग विरोधी अस्तित्व बिल्कुल अल्पमत में था। बेशक अगर कोई कीमियागर आरव के स्तर के किमिया सम्राट को गुरु के रूप में स्वीकार कर सकता है तो उनका शुरुआती बिंदु स्वाभाविक रूप से इन साधारण कीमियागरों की तुलना में बहुत अधिक होना चाहिए। आरव ने घमंड से कहा, मैं केवल ताकतवर का सम्मान करता हूं। आपकी ताकत बहुत कमजोर है। मेरी नजर में यह पूरी तरह से कचरा है। मुझे आप सभी का सम्मान क्यों करना चाहिए? इसके अलावा आप सभी स्पष्ट रूप से मेरे मंडप को चुनौती देने के लिए यहां हैं, फिर भी मेरे साथ पेकिंग ऑर्डर के बारे में बात करना चाहते हैं। क्या आपको यह हास्यास्पद नहीं लगता? अच्छा अच्छा अच्छा। आरव के शब्दों ने कांचीलाल को पूरी तरह से क्रोधित कर दिया। उसने लगातार 3 अच्छा कहा, घृणा में अपने दांत पीसते हुए कहा, एक तुच्छ किमिया संप्रभु वास्तव में जंगली बकवास करने की हिम्मत करता है। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हें इतनी क्षमताएं हैं कि तुम हमें किमिया पूर्वज के शक्तिशाली लोगों के समूह को किस औकात के साथ कचरा कह रहे हो? शेखी बघारने के लिए तुम्हारा हिम्मत दिख रहा, प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत है या नहीं? आरव ने तिरस्कार पूर्वक कहा, मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए तुम जैसे बकवास लोगों का समूह अभी भी योग्य नहीं हो। हाँ, कौन नहीं जानता कि बड़ी बड़ी बातें कैसे की जाती हैं? तुम ऐसा कह रहे हो, क्या यह हार मानना है? कांचीलाल ने बड़ी हंसी के साथ कहा, हार मानना? तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। मेरा मतलब था कि तुम्हारा स्तर सिर्फ मेरे शिष्यों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए उपयुक्त है। पूरव, कोयल आगे आओ। यह सुनकर पूरव और कोयल स्तब्ध रह गए। उन्हें भी उम्मीद नहीं थी कि इस समय आरव उन्हें पुकारेंगे। वे आरव के पास चुपचाप पहुंचे। यह दृश्य देखकर कांचीलाल का चेहरा हरा हो गया, लेकिन आरव ने उसके भावों की परवाह नहीं की। उसने दोनों को निर्देश दिया, तुम दोनों उन्हें अच्छी तरह से सिखाओ कि कीमियागर क्या कहलाता है। हालांकि दोनों बहुत लंबे समय से आरव का पीछा कर रहे थे और जानते थे कि आरव की ताकत बहुत ज्यादा है, लेकिन इन किमिया पूर्वों से निपटना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन उन्हें ऐसा करने देने के लिए वे काफी घबराए हुए थे। लेकिन इतने सारे लोगों के सामने वे भी झुक नहीं सकते थे। वे केवल अपनी खोपड़ी को मजबूत कर सकते थे और कह सकते थे, हाँ मास्टर। पूहू। मिस अनाया हंसने से खुद को नहीं रोक पाई। उनका पूरा शरीर हंसी से कांप उठा और उन्होंने पास बैठे एल्डर जसप्रीत से धीमी आवाज में कहा, यह आरव वाकई बहुत बुरा है। इस तरह की घटिया चाल भी सोच सकता है। वो खुद नहीं जाता, बल्कि अपने 2 शिष्यों को ऊपर जाने दिया। 2 किमिया राजाओं को किमिया पूरब के साथ प्रतिस्पर्धा करवाकर भले ही वे हार जाए, कांचीलाल को भी शायद बदबू आ जाए। एल्डर जसप्रीत ने भी अपना सिर हिलाया और हंसते हुए कहा, यह लड़का वाकई मजाक कर रहा है, लेकिन यह बहुत व्यावहारिक है। इसके साथ कांचीलाल को क्रूरता से शह दी जाती है, लेकिन वह इसे समाप्त नहीं कर सकता। कांचीलाल इतना क्रोधित हुआ कि उसकी छाती धौंकनी की तरह फूलने लगी। कुछ देर बाद ही उसने अपनी सांस संभाली और बहुत गुस्से में बोला, आरव बदमाश, तुम दूसरों को बहुत अपमानित कर रहे हो। तुमने 2 किमिया राजा क्षेत्र के बच्चों को इस बूढ़े आदमी के साथ प्रतिस्पर्धा करने दिया। ये इस बूढ़े आदमी का अपमान है। किमिया आदरणीय मास्टर सिद्धार्थ, मैं पूरे शहर की सभी व्यापारिक फर्मों को एकजुट होने और इस सुगंधित दवा मंडप का बहिष्कार करने की सलाह देता हूं। मास्टर सिद्धार्थ को भी उम्मीद नहीं थी कि आरव इस तरह की नीच हरकत करेगा, लेकिन इस समय उसके गुस्से के अलावा वो बाद में कुछ हद तक डर से भरा हुआ था।
अगर वो अभी आरव को उकसा रहा होता तो शायद इस समय ये उसके लिए और भी अजीब होता, है ना? इस बदमाश के हाथों उसका शानदार नाम लगभग बर्बाद हो गया था। कांचीलाल की बात सुनकर मास्टर सिद्धार्थ ने तुरंत जवाब दिया, आरव, तुम बहुत ही नीच हो, इस तरह से वरिष्ठों का अपमान करना। आज मैं मास्टर सिद्धार्थ ने बोलना समाप्त भी नहीं किया था कि आरव ने उन्हें बुरी तरह से टोक दिया। आरव ने कहा, किमिया आदरणीय मास्टर सिद्धार्थ, इस आरव का मजाक करने का कोई इरादा नहीं है। क्या आप सभी यहां मंडप को चुनौती देने के लिए नहीं आए हैं? मैं आज आपको यह अवसर देता हूं। चलो 3 राउंड के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। क्या बात है? ओह, 3 राउंड के लिए प्रतिस्पर्धा? कैसे प्रतिस्पर्धा करें? मास्टर सिद्धार्थ ने काफी दिलचस्पी से पूछा। चुनना तुम्हें। चलो सैनिकों को सैनिकों के विरुद्ध, जनरल को जनरल के विरुद्ध खड़ा करते हैं। तुम मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करो। फिर मेरे शिष्यों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए इन कचरे में से 2 किमिया पूर्वज को चुनो। आरव ने बहुत उदासीनता से कहा। केवल वो उदासीन था, बाकी लोग शांत नहीं थे। एक किमिया संप्रभु किमिया राजा का नेतृत्व कर रहा है और मास्टर सिद्धार्थ को चुनौती दे रहा है, जो 2 किमिया पूर्वज ला रहा है। ये बदमाश दिमाग से नरम नहीं था, है ना? इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आरव ने वास्तव में पहल मास्टर सिद्धार्थ को सौंप दी, जिससे उन्हें लोगों चुनने की अनुमति मिल गई। अगर मास्टर सिद्धार्थ ने प्रतिस्पर्धा करने के लिए वह चुना जिसमें वो अच्छा था, तो क्या ये लोगों को काटने के लिए अपना सिर बाहर निकालना नहीं था? हाँ आरव, मुझे पता है कि तुम में कुछ क्षमता है, लेकिन इस तरह से स्वर्ग के नीचे नायकों का मजाक उड़ाना तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। या शायद तुम इस तरह का तरीका इस्तेमाल करना चाहते हो ताकि मुझे मेरी प्रतिष्ठा के बारे में संदेह हो और मैं तुम्हें आज छोड़ दूं। मास्टर सिद्धार्थ ने जोर से हंसते हुए कहा। आरव ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। ये कैसा रहेगा? क्योंकि ये एक प्रतियोगिता है तो चलो कुछ दाव लगा देते हैं, कैसा रहेगा? मास्टर सिद्धार्थ थोड़ा चौंक गया। उसने खुद से सोचा, क्या ये लड़का असली हो सकता है? क्या दाव? अगर मैं हार गया तो सुगंधित औषधि मंडप तुम्हारा है। तुम हार गए, मुझे 100,000 यानी कि 1,00,000 मेरिट पॉइंट दो। ये सौदा, ये तुम्हारे लिए बिना कुछ खोए एक पक्की जीत है। कैसा रहेगा? प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत है या नहीं? आरव ने सीधे कहा। मिस अनाया ने यह सुनकर चिंता में पड़ गई और जल्दी से कहा, बिल्कुल नहीं। इस तरह की प्रतियोगिता अपने आप में अनुचित है। आरव, तुम इसे बच्चों का खेल समझ रहे हो। मास्टर सिद्धार्थ जोर से हंसे और कहा, आरव, ऐसा लगता है कि तुम्हारे अपने लोग भी तुम्हारे बारे में आशावादी नहीं है। आरव ने मिस अनाया की बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और मास्टर सिद्धार्थ से कहा, कोई बात नहीं, यहां अंतिम फैसला मेरा है। अच्छा, चूंकि ये पहले ही इस तरह से कहा जा चुका है, अगर मैं फिर भी सहमत नहीं होता तो क्या ये दुनिया के नायकों को हंसी नहीं उड़ाने देगा? लेकिन हम दोनों पक्ष प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि दोनों पक्ष ये मान ले कि वे सही है, कि दोनों पक्षों की अपनी खूबियां हैं। अध्यक्षता करने के लिए एक व्यक्ति को ढूंढना होगा, है ना? मास्टर सिद्धार्थ ने कहा, मैं अध्यक्षता करूंगा। कैसा रहेगा? भीड़ में अचानक एक गहरी और शक्तिशाली आवाज सुनाई दी। हर कोई उस ओर देखने लगा जहां से आवाज आ रही थी और उन्होंने एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देखा जो बढ़िया कपड़े पहने हुए था। उसने अपने साथ एक परिचारक को भी लाया था, लेकिन आरव ने पहचान लिया कि वो वास्तव में शहर के रक्षक सेना का प्रमुख कमांडर चिरायु था। एक ऐसा व्यक्ति जो प्रमुख कमांडर चिरायु को परिचारक के रूप में साथ ले जाने में सक्षम था। उसकी पहचान भी स्पष्ट थी। महामहिम, आप यहां हैं? मास्टर सिद्धार्थ ने आश्चर्य से कहा। यह व्यक्ति वास्तव में प्राचीन दमन नगर के सिटी लॉर्ड शुकदेव थे। आरव ने सर तिलक द्वारा इस व्यक्ति का उल्लेख पहले भी सुना था। यहां तक कि उदात्त और गर्वित सर तिलक भी शुकदेव का बहुत सम्मान करते थे। यदि प्राचीन दमन नगर में अभी भी ऐसे लोग थे जिनसे सर तिलक को डर लगता था, तो केवल ये सिटी लॉर्ड शुकदेव ही थे। शुकदेव भीड़ से धीरे धीरे बाहर निकले, एक सम्राट की तरह अद्वितीय आचरण रखते हुए, और एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, इस शुकदेव ने सुना है कि शहर में एक मास्टर आरव हाल ही में उभरे हैं और उन्होंने प्राचीन दमन नगर में एक औषधीय गोली की दुकान भी खोली है। इसलिए मैं पल भर में एक नजर देखने के लिए चला आया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मास्टर सिद्धार्थ वास्तव में यहां मास्टर आरव के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या इस शुकदेव में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का पद लेने की योग्यता है। महामहिम, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। शुकदेव ने सिर हिलाया और आरव की ओर देखते हुए कहा, क्या मास्टर आरव को कोई आपत्ति है? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई आपत्ति नहीं। शुकदेव ने हंसते हुए कहा, ठीक है, ये शुकदेव मेरे प्राचीन दमन नगर के 2 शीर्षस्थ स्वामी के वैभव को देखेगा। मुझे आश्चर्य है कि तुम दोनों किसमें प्रतिस्पर्धा करना चाहते हो। ध्यान देने वाले लोग बता सकते थे कि शुकदेव के शब्दों ने आरव और मास्टर सिद्धार्थ को बराबरी का दर्जा दिया है। इससे वे बहुत आश्चर्यचकित हुए। आरव तो एक छोटा सा किमिया स्वामी था, क्या वो वास्तव में नगर के स्वामी महामहिम को इस तरह विशेष ध्यान देने दे सकता था?
आरव ने यह सुनकर अपने कंधे उचका दिए और कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर ये उन पर निर्भर करता है। आरव के रवैये ने मास्टर सिद्धार्थ के स्वाभिमान को गहरी चोट पहुंचाई। ऐसा लगता है कि इस तरह की परिस्थितियों में उदासीन रवैया दिखाने वाला व्यक्ति वही होना चाहिए, है ना? ये बदमाश वाकई जानता था कि लाइमलाइट कैसे हासिल की जाती है। एक छोटे से किमिया संप्रभु के साथ गोली शोधन में प्रतिस्पर्धा करते हुए दूसरे लोग निश्चित रूप से कहेंगे कि मैं तुम्हें धमका रहा हूं। चलो आग पर नियंत्रण में प्रतिस्पर्धा करते हैं, कैसा रहेगा? मास्टर सिद्धार्थ ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। बेशर्म, मैंने सुना है कि किमिया संप्रभु मास्टर सिद्धार्थ आग पर नियंत्रण में सबसे मजबूत है। क्या ये लोगों को धमकाना नहीं है? वाकई बेशर्मी है। लेकिन उस आरव को खुद को घमंड के साथ पेश करने के लिए किसने कहा? वो केवल किमिया संप्रभु क्षेत्र में है, फिर भी उसे किमिया सम्राट की तरह दिखावा करना था, किसी भी चीज के प्रति उदासीन। फिर उसे स्वाभाविक रूप से चुनना होगा कि वो किसमें अच्छा है। वास्तव में किमिया आदरणीय मास्टर सिद्धार्थ की ताकत के साथ भले ही वो अग्नि नियंत्रण का चयन न करे, आरव के पास जीतने की कोई संभावना नहीं है, है ना? आरव अपनी क्षमता से थोड़ा अधिक काट रहा है। एक बार वो हार गया तो पूरा सुगंधित औषधि मंडप उसके हाथ से चला जाएगा। प्राचीन दमन शहर में मास्टर सिद्धार्थ की प्रतिष्ठा बहुत बढ़िया थी। सभी जानते थे कि वो जिस चीज में सबसे अधिक कुशल था वो अग्नि नियंत्रण था। वास्तव में उसने वो अग्नि नियंत्रण चुना जिसमें वह इस समय सबसे अधिक कुशल था। ये वास्तव में काफी घृणित था। सुगंधित औषधि मंडप ने कुछ सरल तैयारी का काम किया। चूंकि अग्नि नियंत्रण के लिए बहुत जटिल चीजों की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए इसकी तैयारी बहुत तेजी से पूरी हो गई। इस दौरान मिस अनाया लगातार बगल में बैठी हुई थी। स्पष्ट रूप से वो आरव के निर्णय से बहुत नाखुश थी। हालांकि वो जानती थी कि आरव में कुछ कौशल है, लेकिन ऐसा करना वास्तव में थोड़ा जोखिम भरा था। किमिया आदरणीय क्षेत्र में पहुंचकर कौन व्यक्ति औसत दर्जे का होगा? इसके अलावा भले ही आरव के साधन स्वर्ग विरोधी हों, उनके दो शिष्यों का क्या? पूरव और कोयल के सामने किमिया पूर्वज विशेषज्ञ थे। क्या उनके शिष्य भी उनके जैसे स्वर्ग विरोधी हो सकते थे? पूरव और कोयल की जोड़ी ने अपने पैरों को आरव के पास खींच लिया और धीरे से कहा, मास्टर। आरव ने मुस्कुराते हुए पूरव के कंधे को थपथपाया और कहा, यह ठीक है, बस इसे एक खेल की तरह लें और अपने सामान्य प्रशिक्षण मानकों को सामने लाएं। भले ही हम वास्तव में हार जाएं, हम एक बार फिर से शुरुआत से शुरू करेंगे। आपके मास्टर की क्षमताओं के साथ एक छोटा सा सुगंधित औषधि मंडप क्या मायने रखता है? इसके अलावा जिन शिष्यों को मैंने आरव ने पढ़ाया है, अगर वे कुछ कुत्तों को भी नहीं हरा सकते तो ये बहुत शर्मनाक होगा। मेरे साथ जुड़ने के समय आप दोनों के आंखों में जो जिद्दी, दृढ़ता, पागलपन था, वो आज क्यों डगमगा गया है? लगता है आप दोनों को लेकर मैं मुझे ये उम्मीद नहीं थी। ये सुनते ही दोनों का खून खोलने लगा। वो दोनों कुछ भी कर सकते थे, लेकिन आरव को सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा नहीं कर सकते थे। वो दोनों प्रतिदिन अंतरिक्ष मीनार में पल पल किमिया ज्ञान को निखार रहे थे। ये किस लिए? ये बस अपने गुरु के 1% को मैच करने के लिए था। अब आरव की शब्दों ने उन्हें उनकी लक्ष्य की और फिर से केंद्रित कर दिया। दोनों घुटने पर बैठ गए, दोनों माफी मांगे और प्रतिस्पर्धा जितने की कसम खाए। अपने पिछले और वर्तमान जीवन में आरव ने केवल इन दो शिष्यों को ही अपनाया। इन कुछ वर्षों में आरव ने उन्हें भी सिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और कभी भी चीजों को अपने तक ही सीमित नहीं रखा। दो लोगों की प्रगति, आरव ने इसे अपनी नजरों में लिया, इसलिए वो उन पर भी बहुत आश्वस्त था। सभी लोग आरव और उसकी दो शिष्य की हरकत देख रहे थे, लेकिन ये सब उन्हें मजाक लग रहा था। लेकिन तीनों के पास उपस्थित मिस अनाया और एल्डर जसप्रीत, पूरव और कोयल से विकर्षित विश्वास और आभा को महसूस कर सकते थे, इसलिए वे दोनों थोड़ा हैरान थे। इन दोनों को नहीं पता था उन्हें किमिया पूर्वजों के सामने आरव की कुछ शब्दों से किस चीज की कॉन्फिडेंस महसूस हुई। सब कुछ तैयार होने के बाद कांचीलाल पहले बाहर निकला। पूरव और कोयल को देखते हुए उसने तिरस्कार भरी नजर से कहा, दो छोटे बच्चे, आज के लिए हमें दोष मत दो। ये बूढ़े आदमी तुम लोगों को अपमानित करना नहीं चाहता है। दोष देना है तो अपने उस घृणित गुरु को दोष दो। अगर वो अज्ञानी है तो कोई बात नहीं, लेकिन उसने अपने शिष्यों को भी बाहर आने और अपना चेहरा खोने पर मजबूर कर दिया। पूरव ने यह सुनते ही क्रोधित होकर तुरंत जवाब दिया, अरे बूढ़े, मास्टर तुम्हें सिर्फ एक उंगली से परेशान कर सकते हैं। बस कौन अपना चेहरा खो रहा है, हम थोड़ी देर में जान जाएंगे। बात खत्म करके वो फिर से आरव की ओर मुड़ा और बोला, मास्टर, शिष्य जाने का अनुरोध करता है। आरव मुस्कुराया और कहा, तो जाओ। उसने ऐसा कहते हुए आरव ने अपनी हथेली आगे की। एक छोटा और सुंदर कमल का फूल दिखाई दिया। यह बिल्कुल चंदन ज्वाला के क्लोन में से एक था। फिलहाल चंदन ज्वाला और आरव का मन एक दूसरे से जुड़ गया था। जब तक आरव तैयार था,
वो किसी को भी इस्तेमाल के लिए सार अग्नि उधार दे सकता था और उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी। इसे ले लो, उस बूढ़े कमीने को ठीक से सबक सिखाओ। किमिया राजा और किमिया पूर्वज दो प्रमुख सीमाओं से अलग थे, लेकिन कीमियागरों के द्वंद्व युद्ध मार्शल कलाकारों से अलग थे। मार्शल कलाकारों के बीच दो प्रमुख सीमाओं का अंतर, यहां तक कि आरव जैसे राक्षस के लिए भी वो इसे बचा नहीं सकता था। लेकिन कीमियागरों के बीच गोली शोधन में प्रतिस्पर्धा के बाहर किमिया राजा के पास अभी भी सैद्धांतिक रूप से किमिया पूर्वज जीतने की संभावना थी। बेशक यह भी सिर्फ सिद्धांत में था। अगर स्वर्ग को चुनौती देने वाली विरासत के बिना एक किमिया राजा के लिए किमिया पूर्वज से जीतना चाहते हैं तो यह मूल रूप से सरासर बकवास था। किमिया पूर्वज के संचय और अनुभव बस वो नहीं थे जिसकी तुलना किमिया राजा कर सकते थे। विशेष रूप से अग्नि नियंत्रण के साथ अनुभव का एक महत्वपूर्ण प्रभाव था। यह गोली शोधन के अनगिनत बार संचय था। पूरव और कोयल की उम्र वही रखी गई थी। किसी को नहीं लगा कि वे अग्नि नियंत्रण के मामले में कांचीलाल जैसे अनुभवी किमिया पूर्वज से मुकाबला कर सकते हैं। वास्तव में खुद पूरव को भी जरा सा भी आत्मविश्वास नहीं था। किमिया पूर्वज विशेषज्ञ ये एक ऐसी सीमा थी जिसके बारे में उसने निचले लोकों में सोचने की भी हिम्मत नहीं की थी। और अब वो वास्तव में ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति के साथ अग्नि नियंत्रण में प्रतिस्पर्धा करने जा रहा था। लेकिन कांचीलाल के पहले के शब्दों ने पूरव को क्रोधित कर दिया। आरव अब उसके दिल में एक देवता के समान था। कांचीलाल के शब्दों ने उसके उल्टे पैमाने को छू लिया। कोई बात नहीं, मुझे इस बूढ़े आदमी के साथ ठीक से मुकाबला करना ही होगा। भले ही मैं उसे न जीत पाऊं, लेकिन मास्टर के लिए मैं अपनी प्रतिष्ठा भी नहीं खो सकता। पूरव ने मन ही मन खुद को हल कर लिया। दूसरे लोगों की नजर में यह एक ऐसी प्रतियोगिता थी जिसमें जीत की कोई संभावना नहीं थी, लेकिन पूरव जानता था कि मास्टर का राउंड पूरी तरह से एक करारी जीत थी। गोली शोधन में प्रतिस्पर्धा करते हुए वर्तमान आरव वास्तव में टियर 7 औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने में असमर्थ था। लेकिन अगर आग पर नियंत्रण की प्रतिस्पर्धा हो तो क्या हुआ अगर वो व्यक्ति किमिया आदरणीय पावरहाउस था? तो शुरू करो बेटा, मैं देखना चाहता हूं कि किमिया संप्रभु द्वारा सिखाया गया शिष्य कितना दुर्जय है। जैसे ही उसने कहा, कांचीलाल की सार ऊर्जा बाहर निकल गई। उसकी हथेली में लाल लपटों का एक समूह दिखाई दिया। उसकी उंगलियां लाल लपटों के साथ खेल रही थी, मानो कोई सितार बजा रही हो, नाच रही हो, लोगों को सुख और आराम का एहसास दे रही हो। इस बीच उसने बीच बीच में अपना सिर उठाकर पूरव को भी देखा, लेकिन उसने देखा कि पूरव अभी भी नहीं हिला। वो बस उसे बेवकूफी से आग पर काबू करते हुए देख रहा था। यह दृश्य देखकर कांचीलाल को खुद पर और भी गर्व हुआ। वाकई बहुत भयानक। प्राचीन दमन शहर में किमिया आदरणीय मास्टर सिद्धार्थ के बाद दूसरे नंबर पर होने के योग्य ये आग पर काबू पाने का कौशल शायद किमिया आदरणीय मास्टर सिद्धार्थ से ही कमतर है। किमिया आदरणीय मास्टर सिद्धार्थ के बाद दूसरे नंबर पर होने का यह कौशल शायद किमिया आदरणीय मास्टर सिद्धार्थ के कौशल से ही कमतर है। किमिया आदरणीय विशेषज्ञ होते हैं। बार बार प्रशिक्षण और अभ्यास के बिना आग पर काबू पाने के इस स्तर पर महारत हासिल करना कैसे संभव हो सकता है? आज वाकई एक आग खोलने वाला दिन है। किमिया पूर्वज कांचीलाल की अग्नि नियंत्रण कौशल पहले से ही बहुत भयानक है। फिर किमिया आदरणीय मास्टर सिद्धार्थ किस हद तक भयानक है? सबकी प्रशंसा सुनकर कांचीलाल को खुद पर और भी गर्व हुआ। उसके पास अभी भी कुछ ताकत बची हुई थी, इसलिए उसने अपने कौशल को दिखाने का विचार किया। उसके हाथों की हरकतें और भी तेज हो गई। इसके साथ ही ये और भी विस्मयकारी हो गया। बल्कि ये पूरव था जो अभी भी कांचीलाल को खाली आंखों से देख रहा था, और वास्तव में ऐसा लग रहा था कि वो कार्रवाई करना भूल गया था। अरे लड़का, तुम देखकर चकित नहीं हो, है ना? हूं वास्तव में एक अनुभवहीन बच्चा जिसने पहले कभी दुनिया नहीं देखी, आज अपने क्षितिज को व्यापक बनाया, है ना? मास्टर सिद्धार्थ ये देखकर और भी प्रसन्न हुआ कि पूरव डर गया था। कांचीलाल ने यह मैच जीत लिया। सुगंधित औषधि मंडप मूल रूप से आधा उसके हाथों में था। वो कैसे प्रसन्न नहीं हो सकता था? पूरव को इस समय होश आया और उसने बिना सोचे समझे कहा, यह किमिया पूर्वज क्षेत्र का अग्नि नियंत्रण है, नहीं तो तुम क्या सोचते हो? बेटा, तुम अभी भी जवान हो। कुछ असफलताओं का सामना करना कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हारी उम्र के साथ किमिया राजा क्षेत्र में साधना करने में सक्षम होना बुरा नहीं माना जाता है। किसी भी तरह से सुगंधित औषधि मंडप अब और अस्तित्व में नहीं रहेगा, भविष्य में भी नहीं। तुम मेरे संरक्षण में क्यों नहीं आते? मैं तुम्हें कमजोर प्रतिभा के लिए उपयुक्त तकनीक से भी अधिक सरल अग्नि नियंत्रण कौशल सिखाऊंगा। मास्टर सिद्धार्थ ने धीरे से मार्गदर्शन किया और वास्तव में अपने प्रतिद्वंद्वी के लोगों को छीनना शुरू कर दिया। उसे पूरव के शब्दों का अर्थ बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, और उसने ये भी सोचा कि पूरव कांचीलाल की अग्नि नियंत्रण कला से आश्चर्यचकित है, इसलिए वो इतनी भावुक आह भरेगा।
जब पूरव ने यह देखा तो उसे पता चल गया कि मास्टर सिद्धार्थ गलत उल्टा सोच रहा है। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, अगर ये किमिया पूर्वज क्षेत्र की अग्नि नियंत्रण कला है तो मुझे उससे जीतना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। मास्टर सिद्धार्थ ये सुनकर दंग रह गया। इस बदमाश ने वास्तव में उसके साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत की। वो बस गुस्से से पागल होने ही वाला था कि पूरव इस समय हिल गया। तभी उसने उसे एक हाथ से इशारा करते हुए देखा। अग्नि कमल खिल गया, उसी तरह लपटों का एक छोटा समूह बन गया। इसके बाद पूरव के हाथ स्वप्न की तरह हिलने लगे, जबकि लपटों का वो छोटा समूह वास्तव में उसके स्पर के नीचे एक छोटे पेड़ में बदल गया। इसके अलावा ये आश्चर्यजनक रूप से जीवंत और सजीव था। वो छोटा पेड़ धीरे धीरे अंकुरित हुआ, शाखाएं उगने लगी और समृद्ध होता गया। मूल रूप से अभी भी कुछ शोरगुल वाला सुगंधित औषधि मंडप अचानक इस समय शांत हो गया, जबकि मास्टर सिद्धार्थ की आंखें इस दृश्य को देखकर चौड़ी हो गई। ऐसी उत्कृष्ट अग्नि नियंत्रण कौशल उससे कम नहीं थी। अग्नि नियंत्रण कौशल की खासियत थी उत्कृष्टता। जो क्षेत्र मजबूत होने चाहिए थे वे मजबूत थे, जो स्थान कमजोर होने चाहिए थे वे कमजोर थे। केवल इस तरह से ही कोई व्यक्ति गोलियों को परिष्कृत करते समय ज्वालाओं का अधिक प्रचुर बपतिस्मा प्राप्त कर सकता था। ज्वालाओं को एक छोटे पेड़ के आकार में बनाने में सक्षम होने के लिए इसके लिए अत्यधिक गहन कौशल की आवश्यकता थी। दूसरी ओर कांचीलाल, वास्तव में उनके कौशल बहुत शानदार दिखाई दिए, लेकिन ज्वालाओं को नियंत्रित करने में उत्कृष्टता की डिग्री के बारे में यह पूरव से भी बदतर था। अग्नि वृक्ष, चांदी के फूल। पूरव ने हल्की चीख मारी। उस छोटे से पेड़ पर एक के बाद एक चमकीले रंग के चांदी के फूल खिले। कांचीलाल के पास इस समय भी पहले जैसा शांत भाव कैसे था? जब उसने पूरव का हुनर देखा तो उसका पूरा चेहरा हरा हो गया। उसने अपने हाथ में आग की लपटों को जोर से दबाया, उसी तरह से संघनित होकर एक छोटा पेड़ बनाना चाहता था। कांचीलाल एक किमिया पूर्वज भी था। जबरदस्ती तैनात करने पर उसने वास्तव में एक छोटे पेड़ का आकार बना लिया। बस इतना ही था कि इस छोटे पेड़ की शक्ल उन मार्शल कलाकारों के लिए भी जो आग को नियंत्रित करने के कौशल नहीं जानते थे, वे भी अच्छे और बुरे में अंतर कर सकते थे। अंत में कांचीलाल का चेहरा लाल हो गया था, लेकिन छोटा पेड़ पूरव की तरह जीवंत और जीवंत बनने में पूरी तरह असमर्थ था। पहला मैच सुगंधित औषधि मंडप जीतता है। सुखदेव ने तुरंत परिणाम घोषित किया। इस तरह के परिणाम के बारे में जो स्पष्ट था, किसी को भी इसमें कोई संदेह नहीं था। पूरव ने आग बुझाई, आरव के सामने दौड़ा और उत्साहित भाव से बोला, गुरु, पता चला कि मेरी अग्नि नियंत्रण कौशल पहले से ही इतना अविश्वसनीय है। आरव मुस्कुराया और कहा, यह प्रदर्शन ठीक ठाक था। आज तुम लोगों को कार्रवाई करने के लिए कहना तुम लोगों को थोड़ा आत्मविश्वास पाने का मौका देना है, लेकिन ध्यान रखना कि आत्मसंतुष्ट मत हो। अभिमान से के कारण लोग हारते हैं और विनम्रता से लाभ उठाते हैं, समझे? पूरव ने चावल के लिए चोंच मारते हुए मुर्गी की तरह अपना सिर हिलाया और आज्ञाकारी ढंग से कहा, शिष्य समझ गया। इन कुछ वर्षों के दौरान पूरव और कोयल की जोड़ी ने अपना समय विशाल अंतरिक्ष मीनार में व्यर्थ नहीं गवाया। इसके विपरीत आरव ने उन दोनों के लिए राक्षस जैसा प्रशिक्षण दिया। आग को नियंत्रित करना उनमें से एक था। आरव द्वारा सौंपे गए सभी मिशन अत्यंत केंद्रित थे। पूरव और कोयल ने खुद को मेहनती अभ्यास में डुबो दिया। उनकी ताकत भी छलांग और सीमा से बढ़ गई। बस इतना था कि वे दोनों बेहद नीरस प्रशिक्षण में डूबे हुए थे। इसके अलावा अधिकांश प्रशिक्षण कीमियागर के बुनियादी कौशल थे, जिसके परिणाम स्वरूप उन दोनों को अपनी वर्तमान ताकत के बारे में ज्यादा समझ नहीं थी। जब पूरव ने कांचीलाल को अपनी आग को नियंत्रित करते देखा, तभी उसे पता चला कि उसकी ताकत पहले से ही किस स्तर पर पहुंच चुकी है। कोई ये कह सकता है कि अपने साधना क्षेत्र को उच्च मानक तक न पहुंचने के अलावा वो वास्तव में बुनियादी कौशल में किमिया पूर्वज के सभी शक्तिशाली लोगों से आगे निकल चुका है।